नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि जो आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ हैं, उसको मैंने फिनिश कर दिया है। अब मैं पूरा का पूरा मैराथन लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं सोचूँगा कि पवन सीरीज़ पूरी की पूरी अभी का अभी फिनिश किया जाए, बस आप लोग अंत तक जुड़े रहना। जितनी भी बड़ी वीडियो बने, आप लोग अंत शुरू से लेकर अंत तक देखना बिना स्किप किए हुए, जिसमें कि आपकी भलाई है। इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ बिना देरी किए हुए, जिससे कि आपको लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि 82 एमसीक्यू पहले ही पेज पर है पवन सीरीज जब खोलेंगे तो। पवन सीरीज में मैक्सिमम त्रुटि दिया हुआ है, तो इस वजह से मैं बिना सॉल्यूशन देखे आपको आपके पीडीएफ मैंने खोल रखे हैं यहाँ पर, उस पूरे को कराते हुए चलूंगा। ठीक है, मेरा आदत नहीं है कि मैं पीडीएफ से करा पाऊँ, क्योंकि मुझे अच्छा खुद नहीं लगता है। मुझे मतलब कि जब तक फेस नहीं करता हूँ आपको, तब तक मजा नहीं आता है थोड़ा सा। तो मैथ में क्या ही पीडीएफ से पढ़ाना। मैं आपको यहाँ पर अगर ज्ञात ना हो तो आप जिसके पास पवन सीरीज है वो मिला ले, मैच कर ले भाई नया वाला। तो उस प्रकार से कैसे कैसे उसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। यह वीडियो जितनी भी बड़े बने, आप लोग अंत तक जुड़े रहेंगे, यह वादा कर लेना बस। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं तेजी के साथ, बिना कुछ रुकाव के, बिना कुछ रोक टोक के। बेटा सीधा आ जाओ। इसके बाद जैसे ही यह सीरीज खत्म हो जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसमें मैं साइंस का पूरा महामैराथन कराऊंगा पवन सीरीज से। फिर उसके बाद मैं पूरा का पूरा सामाजिक अध्ययन का महामैराथन कराऊंगा, फिर इंग्लिश का कराऊंगा। इस तरह से आपका खत्म होगा। और एग्जाम में अब देरी नहीं है, मतलब ये विलंब न करें, मतलब एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसमें से आप लोग विलंब न करें और लगातार रुके मतलब लगे रहें भाई। समझ रहे हैं ना? लगा लो एक बार हर हर महादेव का नारा, बोलो भाई हर हर महादेव। सबके साथ है मेरे शिव। चलो आ जाओ स्टार्ट कर लो। पहला क्वेश्चन फटाफट लगाते चलना, मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर सॉल्व करता हुआ चलूंगा। 7 के पावर में 1/5, 7 के पावर में 1/5 अपान में 7 के पावर में 1/3। इसको सॉल्व करिए, क्या वैल्यू आएगा। दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू का, साइन 60 डिग्री अपान में कॉस 30 डिग्री। हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे भाई, आप लोग सॉल्यूशन करिए। दूसरा देखिएगा, समीकरण 3x बराबर 6 है, तो 4x प्लस वाई बराबर 14, तो y का मान बता दीजिए। यह हमने कराया भी है आपको, जो प्रैक्टिस सेट में, मतलब कि जो पूरा का पूरा बुक का एक तरह बेसिक करा रहा था तो कराया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यह मत देखना है कौन से प्रश्न किस क्रम से आ रहे हैं, है ना। मैं क्रम से ही करा रहा हूँ, आपको चिंता नहीं करना है। मैं मतलब पीछे से करा रहा हूँ। 82 क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में, तो मैं पीछे से करा रहा हूँ। 82 में से स्टार्ट किया हूँ बेटा, क्योंकि पीडीएफ भी मुझे ऐसे ही मिला है। 0.0000001 का घनमूल बता दो। तीन हाँ, का घनमूल बताइए, घनमूल बता दीजिए। फटाफट करते चलना, मैं बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। -32 -32 अपान में माइनस में 100 का सरल रूप करिए, सरलतम बनाइए, सरलतम रूप बनाइए। चलिए इसको पहले कर लेते हैं। देखिए 7 के पावर में 1/5, 7 के पावर में 1/5 अपान में 7 के पावर में 1/3। तो हमने बताया था जब बेस समान होता है और जब भाग में होता है तो उसको हम माइनस कर लेते हैं पावर को। 7 के पावर में 1/5 माइनस में 1/3, इसको माइनस कर लीजिए 1/5 और 1/3 को यहाँ पे कर लीजिए 1/5 माइनस 1/3। आप भी कहीं पीछे कर लेना या फिर यहाँ पर स्केल से खींचकर इधर कर लेना। तो 3 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, -5, और नीचे 15 आ जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा -2/15 एलसीएम ले लिया हूँ, सीधा सीधा यह समझो। तो 7 के पावर में कितना आ गया, -2/15। हमने बता रखा था जब ऊपर माइनस आए या फिर नीचे रहने पर कोई वैल्यू माइनस आए तो इसको प्लस से पहले बदल लेते हैं। प्लस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे कर लेते हैं इस प्रकार से। 1 में 7 के पावर में 2/15 हो गया। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो छाप लेना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका काम है अब स्क्रीनशॉट लेना है या फिर साथ में लगाते चलना है। दूसरा प्रश्न देखना क्या है, साइन 60 डिग्री, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने याद कराया भाई, पूरा का पूरा कॉस 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, होती है 1√3/2, और वही उसी का उल्टा होता है cos 30 का, यानी कि √3/2 इसका भी होता है भाई। तो दोनों काट लो, आ जाएगा 1। ठीक, इसको देखो तीसरा प्रश्न क्या है, 3x बराबर 6 है और 4x प्लस वाई बराबर 14 है। तो इसमें y की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहां से निकाल लो x का मान निकाल लीजिए, कितना होगा 6/3, 3 से काट लो 2 बार में, तो x की वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे रख दो, 2 चौके 8 हो गया, प्लस में y बराबर 14। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस में 8, 14 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा, बहुत सो रहे हो बेटा, बहुत सो रहे हो, सोना छोड़ दो, एग्जाम बहुत नजदीक है।
14 माइनस 8, 14 माइनस 8 का मतलब कितना हो जाएगा 6, ये आपका राइट आंसर होगा। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट देखना 0.000 मतलब 6 बार है, 0.0 1 2 3 4 5 एक तो 1 है। इसका बोल रहा है घनमूल निकालिए। घनमूल निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्यूब रूट, ऐसे तो पता है 1 2 3 4 5 6। अब एक के आगे 6 जीरो से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो और एक के आगे 6 जीरो से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, इस प्रकार से कर लो। यानी कि हमने बताया था 0.0003 1 2 3, तो यहाँ पर गुणे 10 के पावर 6 ऊपर से, ऊपर भी, और 10 के पावर 6 नीचे भी, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका निकाल लो घनमूल। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना ये सारे के सारे हट जाएंगे, पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपान में 10 के पावर 6 का घनमूल निकाल लो। अब अब बता दो 10 के पावर 6 का मतलब क्या, 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार 100 लिखोगे तो इस प्रकार लिख लो 1 अपान में 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर में 2, इस प्रकार से कर लो रूट में, क्यूब रूट में। तो यहाँ से 10 के पावर 2 बाहर निकलेगा क्योंकि 3 3 का जोड़ा बन गया। तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 1/10 के पावर 2। 1/10 के पावर 2 का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब ही होता है बेटा क्या, 1/100 का मतलब होता है 0.01, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। डायरेक्ट आप लिख सकते थे लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि यूपी टेट के पेपर में नहीं बैठे हैं, सी टेट के पेपर में नहीं बैठे हैं बेटा। भाई इसका अंदाज ही अलग है। खाते पीते रहो, थोड़ा सा लंबा क्लास जाएगा ना। -32 बटा -100, -32 बटा माइनस का 100। अब इसको सॉल्व करो, इसको काट दो। 32 का मतलब बेटा क्या हो गया, 32 का मतलब 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा, फिर 2 से काटोगे 50 होगा, फिर 2 से काटना 8 होगा, फिर 2 से काटना 25 होगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 8/25 आपका। यह चीजें दिमाग में रख लेना। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लगाते चलना। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल, कोई बच्ची मतलब मैसेज किया था कि सर चतुर्भुज के बारे में समझा दीजिए, तो मैं अंत में समझा दूंगा उसको, ठीक है। लगाइए प्रश्न। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल, किसी चतुर्भुज के किन्हीं, भाई हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट होगा तो मिस्टेक होगा तो माफ करना क्योंकि वहां पर प्रश्न लिखने नहीं होते हैं। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल, किन्हीं 3 कोणों का योगफल, कोणों का हमें पता है आपको आ रहा है लेकिन मुझे लिखना भी जरूरी है। योगफल कितना दिया है, योगफल कितना दिया, 285 डिग्री, 285 डिग्री दिया हुआ है। आपको चौथा पूछ रहा है, फोर्थ बता दो, फोर्थ वाला बता दो कितना होगा, फटाफट लगा देना। अगला प्रश्न देखना, 14,641 का वर्गमूल बता दो अंकों में, 14,641 का वर्गमूल बता दो, वर्गमूल बता दो। भैया डायरेक्ट बता देगा कोई बच्चा जो याद करा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखना, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का हल कर एक्स की वैल्यू बता दीजिए। अगला प्रश्न देखना, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का क्षेत्रफल भी मैं कल ही इसको समाप्त किया हूँ वृत्त वाला। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की त्रिज्या बता दो, रेडियस पूछ रहा है, बता देना जरा, रेडियस पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखना, cos 30 अपन में 10/45 की वैल्यू बता दो, cos 30 अपन में 10/45 की वैल्यू बता दो। अभी वो पीछे देखे थे ना, sin 30 अपन में cos 60 का पूछा था, सेम देखो ऐसा ही प्रश्न बार बार वो घुमा के देगा। 5x बराबर y और पूछ रहा है 2x प्लस वाई बराबर में 7। तो मैं आपको होमवर्क भी देता चलूंगा। ऐसा प्रश्न हमने सॉल्व कराया अभी, ऐसा भी प्रश्न अभी मैंने सॉल्व कराया, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, इस बार इसमें x की वैल्यू इस बार पूछ रहा है। तो दिमाग से करना है, कैसे करना है आप समझना बस। अब इसको आगे आ जाओ, बताओ ऐसा प्रश्न अभी कराया गया कि नहीं। ये देखो अगला प्रश्न है, sin 30 अपान में cos 60, क्योंकि मैं पीछे से चल रहा हूँ पावर सीरीज में, मैं बता देता हूँ 71वें नंबर का, एमसीक्यू वाले पार्ट में 71वें नंबर का है। अगला प्रश्न 70वें नंबर का, यानी कि इसमें क्या है 0.00008 का घनमूल पूछा है ना। तो 1 2 3 4 5, हाँ बेटा इसका घनमूल बता दो, यह पूछा गया घनमूल आपसे। अगला प्रश्न देखना क्या पूछा गया है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदेश समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बता दो। एक पासा फेंकने पर
भैया भूल गए होगे, मुझे पता है ना, रिवाइज करते रहना, सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है बच्चा। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श लटकोगे तब समझ में आएगा। इतना समझ लो, आप लोग को मतलब पुनर्बलन नहीं मिल रहा है ना, वो चीजें माँ बाप की आंखों में थोड़ा झांक कर देखो यार। कितने ज्यादा मुंह पे धब्बे पड़ चुके होंगे, सिकुड़ गए होंगे चमड़े, लेकिन आप लोग को शर्म नहीं आती है कि आप लोग रिवाइज नहीं कर सकते हो। एग्जाम पास है लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि चीजें तो वही है ना। लड़की हैं तो माँ बाप संभाल लेंगे, शादी कर देंगे कहीं, अपना ख्वाब तो नहीं पूरा कर सकते ना अपने दम पर, क्योंकि मेहनत उसमें करनी पड़ेगी ना। मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, बैठकर खाना है तो खाते रहो भाई। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बता दो। अभाज्य संख्या के, दिख रहा होगा, अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बता दो। यह प्रश्न थोड़ा सा लंबा मैंने इस वजह से लिख लिया क्योंकि सोचा एक ही लाइन में आ जाए, नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं दिखता, इस वजह से मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो आ जाओ, इस प्रश्न को सॉल्व करो। किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीन कोणों का योग 285 है। किसी भी चतुर्भुज की मैं बात कर लूँ, उसके चारों कोणों का योग 360 होता है। मैंने लास्ट टाइम में बताया था, लास्ट वीडियो देखिएगा उसका, जो पूरा का पूरा बेसिक है। तो 285 डिग्री होता है। किसी भी तीन मतलब चार कोणों को ऐड करोगे 360 होता है। तीन का दे दिया है, चौथा पूछ रहा है तो 360 माइनस कर लेना, 360 डिग्री माइनस 285 कर लेना। एक लाइन यहाँ पे लिख देना, किसी भी चतुर्भुज का चारों, अगर ऐसा आ जाता है एमसीक्यू में तो एमसीक्यू में लगाओगे, नहीं तो फिर क्या करोगे आप लिख दोगे वहां पे। अगर अति लघु उत्तरी में आ जाता है ऐसा प्रश्न तो लिख देना है किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाओं का कोण होता है 360 डिग्री, फिर लगाना, माइनस कर लो 60 उधर और 15 इधर, 75 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में देखना, इसका राइट आंसर बताना जरा, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, इसको मैंने बहुत बार कराया है, वर्गमूल निकालना है, निकाल लोगे। इसको भी मैंने बहुत बार कराया, बताना जरा कराया है कि नहीं कराना है। ये 2 1 कम 2 और -1 है, सॉल्व कर लो। लो आ जाओ, 2x² माइनस मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 2 और गुणा भाग करने पर आ जाए माइनस का, मतलब कि -2x प्लस का x माइनस का 1, बस इसमें से 2x कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 1 बचेगा और यहाँ से +1 कॉमन कर लो तो x माइनस 1 बचेगा, आ जाएगा 2x प्लस में 1 इंटू x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये एक तो आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगा, एक x की वैल्यू आ जाएगा -1/2। ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही लगना है। बताओ जरा, कुछ नहीं, अपने से करो अपने से बेटा, नहीं सुधरोगे तो फिर बैक लगेगा, इतना समझ लेना। इस बार बैक लगाना, DLED 4th सेमेस्टर में जो 3rd सेमेस्टर पास होकर आए हैं, जिंदगी नरक है, समझ लेना। अपने आप पे थोड़ा सा वह लाओ, थोड़ा सा उत्तेजना लाओ, एक्टिविटी लाओ, थोड़ी सी जगने का प्रयास करोगे। नींद आ रही है तो मत जगो, मत सो, मैं भी क्या बोल देता हूँ, मत जगो मत सो, नहीं सोओगे तो मर ना जाओगे। किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, आपसे रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये क्षेत्रफल है तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू के बराबर होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होता है। r की वैल्यू मतलब r स्क्वायर बराबर 8800। इसको काट लेना 22 एकम 22 चौक बेटा 400 हो गया। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 गुणे 7 हो जाएगा, 400 गुणे 7 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है r की वैल्यू, तो पहले r की वैल्यू निकाल लेना बेटा, ये रूट में 7 हो जाएगा और यह इधर बचेगा 20 का स्क्वायर 400 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, यानी कि 20 रूट में 7 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे आ जाना। अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क है जो आपके सामने दिख रहा है, लगाना जरूर भाई, लगाना जरूर, आपको कसम है, इतना समझ लेना। ये होमवर्क है, ऐसा भी हमने सॉल्व कराया, ऐसा भी अभी सॉल्व कराया इसके पहले, ऐसा भी क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया बेटा, बस वैल्यू रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी अभी मैंने सॉल्व कराया है, बस ऊपर नीचे 10 के पावर 5 से गुणा कर देना, घनमूल निकाल लेना। राइट आंसर आ जाएगा 2 बटे के बेटा, 2 बटे कितना आएगा, 2 बटे के 10, घनमूल निकालना है ना, 10 गुणे 10 यानी कि 2 बटे के बेटा कितना आ जाएगा, 2 बटे के 10 5 है ना, 2 बटे के 10 रूट में भी आएगा, 1/100 बचेगा रूट में। देख लेना, इसको सॉल्व करना कितना आ जाएगा, बताना जरूर। अब आ जाओ, नीचे वाला जो प्रश्न दिख रहा है उसको करते हैं। कम से कम अति लघुत्तरी तक आज, मतलब कि पूरा का पूरा 1 घंटे में अति लघुत्तरी तक हमको पहुंचा देना है, घींच देना है, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरी किया जाएगा। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या की संख्या बता दो। भाई कि एक पासा आपने फेंका, एक पासा में 6 पलक होते हैं, क्या क्या होता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 भी आएगा क्या, 8 वाला होगा तो बता दो ना भाई, मैं खरीद लूंगा, मजा आ जाएगा लूडो खेलने में। फिर
एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बता दो, है ना। इस तरह से देखना जरा, प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या। अभाज्य संख्या में अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2, भाई देखते रहना, अभी आप लोग फंसोगे, 3 5। अभाज्य संख्या कितने हुए? कितने बच्चे 4 लगाकर आएंगे अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है? किसी बच्चे को पता हो तो बताओ जरा, किसी को ना पता हो तो सुनो, सबको बताया गया भाई। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो कम से कम 2 संख्या से कटें, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 2 संख्या से कटें। एक तो खुद से कटें, एक तो 1 से कटें। तो 1 क्या अभाज्य संख्या हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता, क्योंकि केवल यह सिंगल वैल्यू से कट रहा है खुद से। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या में आता है, फिर 3 अभाज्य संख्या में आता है, 5 अभाज्य संख्या में। इस तरह 3 अवयव कौन कौन से हो गए? 2 3 5, आपके राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलना, यही पूछा गया है ना। कितनी संख्याएं हैं? 3 लगा देना, आगे आ जाना। अभी एक बार में कम से कम 10 प्रश्न करें, लिखे बोर्ड पे तब ना थोड़ा सा स्पीड आए। परिमेय संख्या इतना का भागफल बता दीजिए, इतना तथा इतना का भागफल। परिमेय संख्या इतना तथा इतना का मतलब 4/-5 भागे बताना है 8/15। इसकी वैल्यू बता दीजिए। 68वें नंबर का प्रश्न है यह। अब आ जाना 67वें नंबर के प्रश्न पे। बोल रहा है यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर ओ दिया है, ओ वृत्त का केंद्र दिया है बेटा। 1 मिनट, ऐसे दिया है, इस प्रकार से फिगर बनाया है। ओ वृत्त का केंद्र है और इस प्रकार से बनाया है, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ से इसको ऐसे सटा दिया बेटा, है ना। और यह वाला डिग्री कितना दिया? 40 डिग्री। यह 40 डिग्री है, लिख लेना 40 डिग्री। थोड़ा बड़ा बना दूँ ना, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, देखना जरा। ये 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री है। ये 40 डिग्री है। और यह ओ है, बोल रहा है खुद ही वो। यह ए है, यह डी है आपका पॉइंट, और प्रश्न में दिया गया है। यह सी है और यह बी है, ठीक है। बोल रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए सी बी 40 डिग्री है, तो कोण ए ओ बी बताइए। कोण ए सी बी 40 डिग्री है, तो कोण क्या बताना है आपको? कोण ए ओ बी बताना है। बताना जरा कितना आएगा। सोल्यूशन आप करेंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। सोल्यूशन आप करेंगे, कितना आएगा आप बताना है, फटाफट बताना भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया गया है, तो बताना है sin स्क्वायर थीटा बराबर। फटाफट बच्चा, ये तो बता सकते हो कोई भी। cos स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू 1/2 होता है? थीटा के किस मान के लिए cos में 1/2 वैल्यू आती है? तो बताओगे 60 डिग्री के लिए आता है। जब 60 डिग्री के लिए आता है cos 60, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हुआ। अब उसी 60 डिग्री को यहाँ पे रख दोगे, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट में 3/2। अब रूट में 3/2 का स्क्वायर कर दोगे तो 3/4 बेटा आंसर हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। एक वर्ग का विकर्ण आसान दिखेगा तो आपके लिए होमवर्क। एक वर्ग का विकर्ण कल ही बताया था इसको। एक वर्ग का विकर्ण कितना दिया गया है? 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर है। तो बताना है भुजा बता दो, भुजा बता दो भाई। नेक्स्ट बस बताना बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। 3 सही 3/8, जो चीजें हैं मैं यहाँ पे लिखूंगा जरूर बोर्ड पर। अगर आसान लगा तो आपके लिए होमवर्क, इसका घनमूल है, आपके लिए होमवर्क है। घनमूल छाप लो इसको पहले। 3 सही 3/8, फटाफट इसको छापो, फिर मैं इरेज करूँ इसको। 3 सही 3/8 आपके लिए होमवर्क है। 8 3 24, 24 3 27/8 का लेना बेटा। 27/8 में 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार ऊपर, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार नीचे, यानी कि 3/2 राइट आंसर, ठीक है ना। अगला आ जाना। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो संख्या है। यह प्रश्न को हमको ऑप्शन भी देना पड़ेगा आपको। किस संख्या के वर्गमूल में, किसी संख्या के वर्गमूल में, किसी संख्या के वर्गमूल में, कभी कभी अच्छे प्रश्न आ जाते हैं सामने। देखो यह थोड़ा सा सीटेट और यूपीटेट का वाला प्रश्न पड़ गया आपके सामने। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, केवल 2 अंक हैं, इस प्रकार के ही प्रश्न आते हैं सीटेट में। केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। सीटेट के लिए मैंने पूरा का पूरा मैराथन कराया है, 15 नंबर वाला मैथ, जो इस तरफ के होते हैं, पेडोलॉजी वाला नहीं। तो वह संख्या होगी। तो भले अब पहला ऑप्शन दिया गया है इस वाले के लिए, पहला ऑप्शन दिया है 1 अंक या 2 अंक की। 1 अंक, वैसे इस प्रश्न को भी मैंने कराया है, मुझे याद है बेसिक वाले क्लास में। 1 अंक या 2 अंक की। बी वाला प्रश्न क्या हो जाएगा? 2 अंक या 3 अंक का, 2 अंक या 3 अंक का,
या 3 अंक का, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा 3 अंक या 4 अंक का, 3 अंक या 4 अंक का। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 4 अंक या 5 अंक का, 4 अंक या 5 अंक का, या 5 अंक का। बेटा बताना जरा, मेरे लाल बताना जरा क्या होगा राइट आंसर। चलिए आ जाते हैं पहले इस पर। -4/5 होमवर्क दे दें, नहीं तो कर लेते हैं भाई, आ जाओ। नहीं तो सब लोग बोलेंगे सर को आ ही नहीं रहा, सर सबका सब होमवर्क दे रहे हैं भाई। जो नया नया आएगा तो कहेगा अरे ये तो मशरवा ससुरा सब दे रहा होमवर्क। देखो 4 एकम बेटा 4 दूनी 8 कर लेना, और 5 एकम 5 3 15 कर लेना, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, -3/2 आ जाएगा। इसको देखना बेटा, यह केंद्र बोला गया है आपसे। क्या बोला गया? ACB बराबर 40 डिग्री। ACB ये 40 डिग्री है, ठीक है बेटा, ये 40 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, मैं मान लिया 40 डिग्री है। AOB पूछ रहा है, AOB पूछ रहा है, मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ ऐसे ना, ऐसे मिला दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मैं ऐसे मिला दूँ ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना यह क्या बन गया हमारा, यह बन गया बेटा चक्री चतुर्भुज, तो भूल के मत बोलना। अब मैं इसको यहाँ मिला दूँ, अगर यहाँ मिला दूँ तो अब यह चक्री चतुर्भुज बनेगा। चक्री चतुर्भुज का मतलब कि उसके एक मतलब इस वाले को देखना, मैं अगर यहाँ पे x ले लेता हूँ तो x ABC वाले चतुर्भुज को देखोगे तो यह चक्री चतुर्भुज होगा, और इसी से अब हम निकाल लेंगे बेटा। देखना अगर यह वाला और यह वाला भैया क्या है, बराबर ही होगा, ये बोला गया है। एक मिनट देख लें बोला गया कि नहीं बोला गया बेटा। ACB बराबर 40 डिग्री है, तो AOB पूछ रहा है ना, AOB पूछ रहा है हमसे, AOB पूछ रहा है बेटा, ये 40 डिग्री है तो AOB बता दो, तो बता दो AOB कितना होगा, AOB बता दो बेटा, AOB कितना होगा। ये 40 डिग्री है तो बेटा आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, और ये 90 डिग्री। 90 और 40 कितना होगा, 90 और 40 बेटा कितना हो जाएगा, 90 और 40 कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री है, और यह अगर 90 डिग्री में कह दूं तो ये 40 डिग्री, 90 और 40 कितना होगा, 90 और 40 130 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री। AOB यह 70 डिग्री होगा। अगर यह 70 डिग्री हो गया और यह हमारा 90 डिग्री हो गया, नहीं 90 नहीं, यह 70 हो गया और यह 40 हो गया, 70 40 कितना हो गया, 70 40 110 हो गया, 70 40 कितना हो गया, 70 और 40 110 डिग्री हो गया, चाहिए 180, 70 40 110 डिग्री, 180 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 10 मतलब 70 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे 80 आना चाहिए हमारा आंसर। कैसे हो गया, क्या क्या हो गया, बताना बेटा, बताना जरा। देखना बेटा ये 40 डिग्री है ना, तो यह वही हमारा 40 डिग्री ही होना चाहिए। यहाँ पे कोई नियम लगेगा बेटा, जरा बताओ तो कौन सा नियम लगेगा, क्यों दिमाग से स्किप कर रहा है यार। ये 40 डिग्री है ना, जरा सोचने ले दो, ये 40 डिग्री है, फंसा देता है प्रश्न कभी कभी यार दिमाग से। देखो यही चीज़ें मैं अगर मतलब थोड़ा सा अभी थका सा दिमाग है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पूरी चीज़ें मतलब समझ रहा हूँ, थक जाती है दिमाग। और यह चीज़ें आपका एक दिन पहले मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो सुबह भी मैथ का क्लास, फिर इसके बाद फिर शाम को रिकॉर्ड करना, मतलब समझ रहा हूँ ना, थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, तो दिमाग थका रहता है। तो मैं भाग नहीं रहा हूँ इस चीज़ से, ये मैं समझ रहा हूँ। 40 डिग्री या 40 डिग्री है, और ऐसे प्रश्नों क्यों नहीं लग रहे हैं भाई, कुछ नियम कानून तो होगा जरूर। यह हो गया हमारा यह बेटा, ये तो पता ही होगा ना, यह हमारा क्या है, चक्री चतुर्भुज, इसका आधा ही होता है, अब मतलब इसका दोगुना होता है। अगर यह वाला x है तो ये मतलब कि अगर इस यहाँ पर मान लो p, अगर p डिग्री है या फिर थीटा डिग्री है तो ये 2 थीटा डिग्री हो जाता है, पूरा का पूरा 2 थीटा डिग्री होता है बेटा। वहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया गया इसी वजह से, तो 90 90 मतलब थीटा थीटा हो जाएगा। और यह 40 है तो यह 90 होगा, आई थिंक यह 90 हो जाना चाहिए। मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कैसे बनाया गया है, परपेंडिकुलर है, नहीं भाई परपेंडिकुलर नहीं है ये चीज़, ये थोड़ा तीखे में आया है। ये 40 है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं कर सकता भाई, इसको थोड़ा स्किप करना, मैं गलत नहीं बता सकता ना। इसका आंसर तो आएगा 80 डिग्री ही आएगा, आई थिंक 80 डिग्री ही आने वाला है इसका आंसर। रुक जाओ तो ज़रा बेटा, इसका आंसर 80 डिग्री ही आएगा ना, 80 डिग्री ही आएगा, लेकिन किस प्रकार से बचा, अगर आपको आ गया हो तो आप लगा लेना इसको, नहीं तो फिर स्किप करना, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इसको, ठीक है। इसको छापे रहो, हमें बताता हूँ, ठीक है ना। ये आ जाओ, एक वर्ग का विकर्ण इतना दिया बेटा, ये आप भुजा बता सकते हो। किसी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, किसी वर्ग का विकर्ण होता है, मैंने बताया था a√2, a√2 बराबर हो गया, अगर साइड किसी वर्ग का a है तो कितना हो जाता है विकर्ण, a√2 होता है, a√2 के बराबर 5√2, √2 से चला गया, भुजा आ जाएगा 5, ठीक है ना। ये चीज़ें दिमाग में रख लेना।
तो ऐसे प्रश्न आसान हैं, आप कर सकते हो। इस प्रश्न को देखना जरा, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। किसी संख्या का अगर वर्गमूल है, अगर उसमें 2 अंक है तो वह संख्या किस प्रकार से होगी? वह संख्या कितने अंकों की हो सकती है? 2 अंक की, 3 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 2 अंक की, 1 अंक की, किसकी अंक की हो सकती है बेटा? किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है, केवल 2 अंक है। किसी संख्या का वर्गमूल में केवल 2 अंक है, वर्गमूल में बेटा, वर्ग में नहीं, वर्गमूल में। यानी कि अगर मैं कह दूं यह हमारा 100 है, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। समझ रहे हो ना? केवल 2 अंक हैं, उसके वर्गमूल में 2 अंक हैं। अब 100 के वर्गमूल में 2 अंक हैं, तो 1 अंक नहीं होना चाहिए, मतलब 81 नहीं ले सकते, वर्गमूल में 2 अंक होना चाहिए। तो वर्गमूल में 2 अंक है 10, मतलब 10 सबसे छोटा यह संख्या हुआ, है ना? 2 अंक से ज्यादा ही होगा, 2 अंक से कम वाला नहीं होगा। 1 अंक वाला काट दो, 1 अंक वाला नहीं हो सकता बेटा, राइट आंसर इसका। 2 अंक किसमें है? 3 अंक और 4 अंक है, इसको काट दो। 2 अंक इसको काट दो बेटा, 4 अंक, ये 4 अंक दे दिया, इसको काट दो। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, वह संख्या होगी। कितने संख्या की हो सकती है वह संख्या? एक मिनट बेटा, वह संख्या पूछा है ना, मतलब कि 2 अंक वाला भी नहीं हो सकता। जब भी होगा 3 अंक 4 अंक, क्योंकि वह संख्या पूछ रहा है ना। अगर 2 अंक है तो 1 2 3, 3 अंक है, दिखा ना, 3 अंक से ज्यादा वाला ही वैल्यू होगा। जब भी होगा 3 अंक से ज्यादा, 3 अंक 4 अंक या 4 अंक 5 अंक, 2 ऑप्शन मैंने काट दिया इस तरह से। अब आप देखना जरा, अब मैं कह लूं कि अगर यहाँ पर आ जाता 3 अंक, यहाँ पर बड़ा सा बड़ा 3 अंक क्या होगा? बड़ा सा बड़ा 3 अंक क्या, मतलब 3 अंक तो है ही, बड़ा सा बड़ा 4 अंक, है ना? वह संख्या 3 अंक, ठीक है, 3 अंक है। अगर मैं 4 अंक का कोई वैल्यू यहाँ पे लूँ, बड़ा सा बड़ा लूँ 4 अंक का, तो 1 2 3 4, 4 अंक ले लिया मैंने, है ना? मतलब यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगर 100 आ गया बेटा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, कि संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक। तो यहाँ पे हमको 3 अंक देखने को मिल गए, यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? 99 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 99। तो 99 का अगर मैं निकाल लूँ क्या वर्ग, अगर 99 का वर्ग निकालूं, जरा देखना 99 का वर्ग कितना आएगा। 99 का वर्ग निकालना जरा, 9 9 81 को एक हाथ में आया बेटा, 8 हो गया। 9 9 81, 81 और 8, 8 9, कट्टम कुट्टम 198। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। 9 1 10 को 0 हाथ में 1, 9 18 को 8 हाथ में 1, 8 1 9। देख रहे हो, 1 2 3 4, मतलब कि अगर रहता 9801, अगर रहता 9801, अगर रहता 9801, 9801, 9801 तक रहता, तो मैं बता देता 99। मतलब कि समझ रहे हो ना? या फिर वह संख्या 3 अंक की हो, या फिर वह संख्या 4 अंक की हो, तभी तक हमको 10 से लेकर 99 तक 2 अंक होता है। 10 से लेकर 99 तक 2 ही अंक होता है ना भाई। इसके बाद जैसे ही 99 से आगे बढ़ोगे 100 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 100 मिलने लगेगा, मतलब 3 अंक मिलने लगेगा। यहाँ पे सिर्फ हमें चाहिए 2 अंक का वर्गमूल। 2 अंक का वर्गमूल 10, 10 का संख्या क्या है? 100। 100 से छोटा जाओगे तो 1 अंक वैल्यू मिलने लगेगी यहाँ पे। अगर 9801 से बड़ा जाओगे यहाँ पर, तो हमको 3 अंक की संख्या यहाँ पे मिलने लगेगी। तो 10 से लेकर 99 तक 2 2 अंक वाले हैं। इससे ज्यादा, इससे कम होने पर 1 या फिर 3 मिलेगा। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3 4, 3 अंक या फिर 4 अंक। राइट आंसर बेटा ये वाला होगा। समझ गए ना भाई? अच्छे प्रश्न थे, है ना? समझ रहे हो ना? समझने में अगर थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो दिक्कत हो जाएगा बेटा। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करिएगा। वैसे मैंने बता दिया, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा बेटा 30 डिग्री, है ना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? अच्छा, स्क्वायर की वैल्यू बेटा 45 डिग्री आएगा, सॉरी। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 1/2, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट में 1/2, मतलब कि 1/√2। 1/√2 होता है थीटा की वैल्यू, cos थीटा cos 45 डिग्री की वैल्यू होता है। तो निकालना है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, यानी कि साइन स्क्वायर 45 की डिग्री की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू भी वही होगा 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 बेटा। राइट आंसर हो जाएगा वही, क्योंकि दोनों सेम है भाई। इसको थोड़ा सा साइड में रख लेना, है ना? इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर साइड में रखना, अभी लगा देता हूँ इसको भी। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अब ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ढीले पढ़ रहे हैं भाई, ढीले नहीं पढ़ना है। चलो आ जाओ। समचतुर्भुज के कोण होते हैं, बताना समचतुर्भुज के कोण क्या होते हैं? समचतुर्भुज जो ऑप्शन, जो इस तरह थ्योरेटिकल है, इसको बोलकर कर लेते हैं। समचतुर्भुज के कोण होते हैं, ऑप्शन में क्या है? बराबर होते हैं, समान होते हैं, समकोण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होता है। फिर से सुनो ऑप्शन, समान होते हैं, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समकोण होते हैं। यानी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के जो कोण होते हैं बेटा, समचतुर्भुज के जो कोण होते हैं, समचतुर्भुज पहले बना लो, समचतुर्भुज के पहले बना लो। समचतुर्भुज इस प्रकार से होते हैं बेटा, इस प्रकार से होते हैं। तो बताओ यह क्या बराबर होते हैं? क्योंकि इनके विकर्ण जो होते हैं बेटा, इनको बराबर, देखो बेटा, समचतुर्भुज ही एक ऐसा वर्ग और समचतुर्भुज दोनों ऐसे वर्ग, मतलब ऐसे 4 भुजाओं वाले आकृति हैं। वर्ग और समचतुर्भुज दोनों ऐसे 4 भुजाओं वाले आकृति हैं जो अपने कोण को, जो अपने संलग्न कोण को समद्विभाजित करते हैं। याद रखना, ये चीजें आयत में नहीं देखने को मिलेंगी बेटा, लेकिन इन दोनों में देखने को मिलेंगी।
यह विकर्ण भले ही बराबर न है, इसमें समचतुर्भुज और इसमें मात्र एक ही अंतर है, इसकी भी भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, समझ रहे हो ना। इसके विकर्ण भी एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होते हैं, इसके विकर्ण भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो बेटा इसके जो साइड होते हैं ना आपस में भी 90 डिग्री भी बनाते हैं, इसके भी संलग्न भुजाएं आपस में 90 डिग्री ही बनाते हैं मेरे लाल। तो अंतर क्या हुआ, अंतर मात्र यह है बेटा एक ना कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसके जो बेटा यह 90 डिग्री नहीं होता बेटा, सॉरी यह 90 डिग्री नहीं होता। पहला तो अंतर यह हो गया इसके संलग्न भुजा 90 डिग्री नहीं होते हैं, इसमें 90 डिग्री होते हैं। दूसरा अंतर यह हो गया कि जो इसके विकर्ण होते हैं भले ही एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं, इसके विकर्ण बराबर बराबर काटते हैं, लेकिन और 90 डिग्री ही होते हैं एक दूसरे से, यह भी और यह भी एक दूसरे के 90 डिग्री ही होते हैं, लेकिन बेटा एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होते हैं, है ना। मतलब पूरा का पूरा विकर्ण अगर D1 है D2 है, मैं कह दूं D1 बराबर D2 तो यह सत्य माना जाएगा जब यह वर्ग होगा, लेकिन मैं कह दूं D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2 तब यह कब सत्य माना जाएगा, जब यह समचतुर्भुज होगा। समझ रहे हो ना, समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा जब यह वर्ग की कंडीशन में बेटा। ये दोनों याद रखना, यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं बेटा। अब पूछा क्या गया है हमसे कि बता दीजिए समचतुर्भुज के कोण होते हैं, समचतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, क्या बराबर होते हैं आपस में, क्या बराबर होते हैं भाई, क्या बराबर होते हैं बताओ जरा। मैं कह दूं इसके बराबर यह, इसके बराबर यह, इसके बराबर तो नहीं होता भाई, समचतुर्भुज कोण बराबर नहीं होता, समान भी नहीं होता, समकोण भी नहीं होता, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा। यह वाला कोण इसके बराबर होगा, यह वाला कोण इसके बराबर होगा, मतलब यह वाला इसके और यह वाला इसके बराबर होगा, ये चीजें दिमाग में रखना। लेकिन वर्ग में सभी कोण आपस में बराबर होंगे, इस बात को ध्यान में रख लेना भाई, नहीं तो फिर गाड़ी फंसेगी और मामला फंसेगा, ठीक है ना भाई। फिर से क्लियर कर दूं इस चीज को, चलो देख लो फिर से अच्छा सारी चीजें। यह समचतुर्भुज है, यह समचतुर्भुज है, ठीक है ना, यह विकर्ण है दोनों का दोनों, ठीक है बेटा। ये चीजें मैं क्या क्या चीजें हैं बता देता हूं। पहले बात है चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों, यह समचतुर्भुज का मैं बता रहा हूं पहले, फिर वर्ग का बताऊंगा। चारों भुजा बराबर होंगी, याद कर लेना, चारों भुजा बराबर होंगी, बराबर होंगी। विकर्ण विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे, विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेंगे, बराबर भागों में बांटेंगे, भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। और दूसरा तीसरा हो गया, जो यह आमने सामने का कोण होता है ना, आमने सामने का कोण होता है, संलग्न भुजा का आमने सामने का जो कोण होता है बराबर होते हैं। संलग्न भुजा के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने, यही पूछा गया आपसे, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं भाई। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना, स्याही डाल लो, इसे थोड़ा स्याही कहाँ खत्म हो जाता है यार। फिलहाल आप लोग शेयर मत करना, ठीक है ना, शेयर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और चीजें क्या है मैंने बताया ना, विकर्ण भी 90 डिग्री पे काटते हैं, विकर्ण लिख लेना, विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। और विकर्ण एक दूसरे के, विकर्ण भी 90 डिग्री के कोण बनाते हैं एक दूसरे पर, विकर्ण एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं, ये चीज दिमाग में रखना, मतलब काटते हैं तो बनाते ही, हो गया ना। अब बताना जरा क्या चीजें थी। और विकर्ण अभी कभी बराबर नहीं होते, ये भी चीजें मैंने बता दिया। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में तो बांटेंगे, संलग्न भुजा के समान आमने सामने की भुजाएं बराबर, लेकिन विकर्ण कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, लिख लेना, विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ये चीज दिमाग में रखना। अब यहीं पर अगर मैं वर्ग की बात करूं बेटा, वर्ग की बात करूं तो वर्ग में लिख लेना, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, इसमें सभी कोण आमने सामने की भुजा के बराबर थे, इसमें विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे, इसमें विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, इसमें विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेंगे बेटा, इसमें भी 90 डिग्री पे काट रहे थे, इसमें विकर्ण बराबर थे, इसमें बराबर नहीं थे, इसमें विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसमें बराबर बराबर भागों में बांटेंगे बेटा, याद रखना। इसकी चारों भुजाएं बराबर थी, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। इसके संलग्न भुजा आमने सामने के क्या, इसमें चारों कोण बराबर होते हैं, बस यही चीजें थी जो मैंने बता दिया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, कम से कम तिलक उत्तरी तक 1 घंटे में खत्म हो जाए प्रभु, स्पीड दो मुझे मेरे अंदर भाई आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दो, मोटिवेशन आ जाएगा ना अंदर, प्लीज मेरी हेल्प करो भाई, आप लोग चिल्लाते हो मेरी हेल्प करो, मैं भी चिल्ला रहा हूँ।
देखा नेक्स्ट सुनना, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। भाई समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, चाहे जो चतुर्भुज हो भाई, समांतर हो चाहे जो भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा, यह समझ के चलना। कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज के कोणों का अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता ही होता है मेरे लाल, याद रख लेना। नेक्स्ट, आयत का चतुर्भुज, आयत एक क्या है, आयत एक चतुर्भुज है, क्या है, कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, बताओ जरा। भाई आयत जो है एक समांतर चतुर्भुज है ना भाई, समांतर का मतलब कि समान भुजा, या देखो इसके इसके या इसके इसके बराबर समांतर चतुर्भुज है। आयत कैसा है, समांतर चतुर्भुज है बेटा, एक याद रखना। चतुर्भुज के प्रकार हैं, समलंब चतुर्भुज बिल्कुल चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज भी चतुर्भुज है बेटा, सम चतुर्भुज भी चतुर्भुज है, यानी कि राइट आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी। समलंब चतुर्भुज भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज मतलब कि ट्रेपेजियम बेटा, इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार से बनता है। या फिर कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा, गाड़ी गाड़ी के आकार का, ठीक है ना। ये अभी आपका चतुर्भुज है, ऐसे देखो चतुर्भुज है कि नहीं है पूरा का पूरा। इसको हटाओ, इसको सीधे बन जाओ बेटे बेटे। अच्छा भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, देख रहे हो ना क्या हाल, मतलब क्या अभी समझ लो बेटा, थोड़ी सी देखो। ये गाड़ी क्या कर, ये क्या है मेरा समलंब है, ये भी समलंब है। अगला देखना, समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है ही बेटा। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज में क्या होता है, सम चतुर्भुज में क्या होता है बेटा, इस प्रकार के दिखते हैं, सारे चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो देख लिए ना, मतलब सबके सबके चतुर्भुज के ही प्रकार हैं, तो तीनों आंसर सही है बेटा। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों सही है, यानी उपरोक्त सभी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं भाई, बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो बराबर हो जाएगा, यानी कि समान। अब आगे दिया, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान हो जाएंगी बेटा। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं, आयत के विकर्ण क्या परस्पर लंब होते हैं, या परस्पर बराबर होते हैं, या परस्पर असमान होते हैं, या फिर परस्पर समांतर होते हैं। तो भाई आयत के जो विकर्ण होते हैं परस्पर बराबर ही तो होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, भले 90 डिग्री नहीं काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। अगला देखना, वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं, वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं, केवल दो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, सभी प्रकार की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि सभी बराबर होती हैं वर्ग की भुजाएं, बिल्कुल यही सही है, राइट आंसर हमारा। ऑप्शन में दिया रहेगा सभी बराबर हैं, दो बराबर हैं, कोई नहीं बराबर है, ऐसा तो बता देना सभी बराबर होती हैं। चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं, चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं, चतुर्भुज के, एक मिनट बेटा, चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं, चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं वह दो होते हैं क्या भाई, दो ही अंतःकोण होंगे चतुर्भुज में, किसी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में चार अंतःकोण होते हैं, चार, याद रखना भाई, यह चतुर्भुज ही तो है, एक दो तीन चार, किसी चतुर्भुज में चार अंतःकोण होते हैं बेटा, किसी प्रकार का चतुर्भुज देख लो, ये आयत है, ट्रेपेजियम है दोनों, या आपका सम चतुर्भुज है, तो मतलब देख लो इसमें भी चार कोण, इसमें भी चार कोण, इसमें भी चार कोण, कोई भी आकृति चतुर्भुज वाली हो वो चार कोण वाला ही होगा। अगला प्रश्न अब आ गया नेक्स्ट 51 नंबर का। भाई स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही यार, 51 पे ही अभी पहुंचे हम लोग, 80 से मात्र 30 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हो भाई, 616 दिया हो, 616 वर्ग मीटर स्क्वायर, तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, व्यास पूछ रहा है, इसको मैंने लगवाया था, आप सभी लोग इसको लगाकर सॉल्यूशन बताओगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बता वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भाई, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर है, बिल्कुल सही है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बता प्रतिस्थापन विधि से इसका राइट आंसर बता दो, मैंने बताया था कि नहीं, 3x + y बराबर में 4 दिया है, और x + 2y बराबर 3 दिया है, तो इसमें x y का मान बता देना, मैंने बताया था कि नहीं, जब ये 2 है तो इसमें 2 को बराबर कर लेना, या फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लाने के लिए इस वाले इक्वेशन में 3 का गुणा करा देना, बराबर हो जाएगा, दोनों को माइनस प्लस कर लेना, कटेगा पिटेगा, राइट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो बेसिक क्लास देख लेना मेरे भाई, समझ में आ जाएगा। ये आपके पवन सीरीज का है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ, समीकरण हो गया। हाँ देखिए क्या पूछ रहा है, यदि दो अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, ये इस प्रश्न को लिख लेते हैं। यदि 48वें नंबर का है आपके पवन सीरीज का, यदि दो अंकों की संख्या, यदि दो अंकों की संख्या, यदि दो अंकों की संख्या की दहाई का अंक, संख्या की दहाई का अंक भाई प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कॉपरेट कर कर, ये मत चिल्लाते रहना कभी, मैं तो देख नहीं रहा हूँ ना लाइव, मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ बैठकर आपको, जैसे आप देख रहे हो मुझे, है ना, मैं भी वैसे ही वीडियो इस समय देख रहा हूँ बैठकर आपके सामने, थोड़ा सा देखने आ जाता हूँ कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। बच्चे अगर उल्टा पुल्टा करते हैं तुरंत ब्लॉक करके हटा दिया जाता है। भाई देख लो, यदि दो अंकों की संख्या की दहाई का अंक, इस तरह से प्रश्न दिख रहा है ना मेरे भाई, मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। भाई देख लो, इतना बड़ा बड़ा सा लिख तो रहा हूँ,
यदि दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना कम है भाई? 3 कम है। 3 कम है भाई, देख लो 3 कम है। यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है, यदि, इसके बाद शायद नहीं दिख रहा होगा उधर ना, यदि संख्या, कैमरा का जुगाड़ थोड़ा करना पड़ेगा बेटा, चलो हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस आप लोग साथ में रहो। यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है, यदि संख्या अंकों की जोड़ का 4 गुनी है, अंकों की जोड़ का 4 गुनी है, तो वह संख्या बता देना मेरे लाल। क्या होगा फटाफट बता देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना भाई, यह प्रश्न हमने करा रखा है कि नहीं करा रखा है, बताना जरा बेटा। 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपया है। 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य कितना है? 1000 रुपया है तीनों का। इन दोनों का योग करोगे और बोल रहा है 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये। सेम यही क्वेश्चन में कराया हुआ हूँ, देखो सेम यही पवन सीरीज में भी है। यह बुक का निचोड़ है, मैं बता रहा हूँ ना, जो बच्चा 10 के 10 क्लास बेसिक वाला कर लिया होगा ना कल वाला, तो उसको कभी भी मैराथन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा A to Z एक प्रश्न कराया हूँ भाई आपके बुक का। सिस्टर का फोन आ रहा था भाई। 3 मेज प्लस 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है। ये क्योंकि मम्मी का मोबाइल है ना, तो उससे मैं आपको पढ़ाता हूँ और चीज़ें हैं नॉर्मली चल रही हैं जिस प्रकार से चल रही हैं। 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है और 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है। 5 मेज आप लोग नहीं समझते हो परेशानी, 2 कुर्सी का मूल्य वैसे है, मम्मी का मोबाइल नीचे एक और है, उससे बात हो जाएगा उसकी। 3 मेज 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये, 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य कितना है? 970 रुपये है। कितने हैं? 970 रुपीज़ हैं। तो बता दो आप जरा सा कि दोनों को मैं अगर सॉल्व करूं तो एक मेज एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? बताओ, ऐसे प्रश्न बताया गया है कि नहीं? बिल्कुल बताया गया। कुर्सी को मान लेना x, मेज को मान लेना y, या फिर मेज को मान लेना x या फिर कुर्सी को मान लेना, दोनों में से किसी को x और किसी को y मानकर लगा लेना। मेरे भाई प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे अनुमोदन मैं करता हूँ, प्रमोदन अनुमोदन करता हूँ आपसे कि प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सारे बच्चे बेसिक क्लास 10 के 10 एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, बस मजा आ जाएगा। जो अभी फिलहाल में लिया हूँ, नए रूप में जो लिया हूँ, कल तक जो समाप्त हुआ है, उसके बाद महामैराथन भी मैं लिया हुआ हूँ, उसको भी देख लेना। कई बार तो खत्म कर दिया सारे के सारे क्लास। बताओ अब क्या बच रहा है, मुझे ये बता दो। नहीं पास हो रहे हो तो क्यों नहीं पास हो रहे हो, क्या कमी है उसको देखो और उसमें सुधार करो। समझ रहे हो ना भाई? कर्म पथ पर दिक्कतें तो आएंगी, याद रखना। कर्म पथ है, श्री कृष्ण भगवान कहा करते हैं इस बात को। कर्म अगर कर रहे हो ना तो दिक्कत जायज सी बात है। अगर तुम ईमानदारी से कर्म अपना कर रहे हो, कर्म पथ पर चल रहे हो ना, निश्चित है कि आपके पहिए के नीचे जो छोटे मोटे कंकड़ फंकड़ हैं वो आना ही आना है। नहीं आएंगे ना तो आपके प्रेशर नहीं बढ़ेंगे, आपको पुनर्बलन नहीं मिलेगा बेटा, अनुबलन नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? ये चीजें हैं जो आपको सिखाती हैं कुछ, तो इसको सॉल्व करना दोनों के दोनों प्रश्न। पहले इसको कर लेते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, ये 2 अंकों की संख्या की दहाई का अंक, मान लो एक 2 अंक संख्या है x y, तो मैं कह दूं ये y जो है ना, y का जो मान है, y जो है 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक जो है ना, इकाई के अंक से 3 कम है। इकाई का अंक इस तरह लिख लो, दहाई का अंक और इकाई का अंक बेटा बोल क्या रहा है, अब देखना जरा। यदि 2 अंकों की संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। इकाई के अंक अगर x है तो यह वाला x - 3 है, इस तरह से मान लेना। इकाई का अंक अगर x है तो दहाई का अंक x - 3 है, कम है। यदि संख्या के अंकों का जोड़ 4 गुनी है, यदि संख्या अंकों की जोड़ की 4 गुनी है, मैं मान लूँ अगर हमारा अंक एक दहाई का अंक इतना है और y मतलब इकाई का अंक इतना है, तो भाई यह इसको कैसे लिखूंगा? जैसे कि मैं कह दूं 4 और 5 ये 45 एक संख्या है, इन दोनों का योग मुझे करना है। तो आप क्या करोगे, यह दहाई वाला है ना, तो 4 × 10 लिखोगे बेटा, और इससे लिखोगे 5 × 1 लिखोगे, तब जाकर यहाँ पे 40 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। अब दोनों को जोड़ोगे तब 45 मिलेगा। ऐसा मत समझना दोनों को जोड़ दें तो अंक मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी। जैसे आप लिखते हो 545 का मतलब बेटा जो यहाँ का 5 है ना, इसमें दहाई मतलब 5 × 100 हुआ है, तो ये 500 बना है। और ये 40 का 4 का मतलब क्या, 4 × 10 हुआ है, तब जाके 40 बना है। और 5 का मतलब क्या, 5 × 1 मिला है,
तब जाके 5 बना है। इस प्रकार से 500 + 40 + 5 जोड़ोगे ना तब 545 आएगा। यह मत समझ जाना 5 + 4 + 5 जोड़ते हैं तो 545 आएगा बेटा। 5 5 10 4 14 ही हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ये अगर अंकों का योग बोलेगा तब जोड़ लेना, नहीं तो फिर किस प्रकार से बना है तो पूरा जोड़ना पड़ेगा। यदि दो अंकों की संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है, यदि संख्या अंकों की जोड़ का 4 गुना है। यदि जो संख्या है मेरे भाई ना, जो संख्या है ना वो अंकों के जोड़ के, अंकों का जोड़ क्या है, x-3 इकाई वाला, सॉरी x इकाई वाला और x-3 दहाई वाला, x-3 दहाई वाला, इन दोनों का जोड़ बोल रहा है ना। अंकों के अंकों का जो योग है ना, अंकों का जो जोड़ है ना, अंकों के जोड़ का संख्या जो है ना वह 4 गुना है। संख्या क्या है हमारा x-3 और x, यानी कि यह दहाई का अंक है। दहाई में 10 गुणे x-3 करते हैं, 10 गुणे x-3 करते हैं और प्लस में x बोला है ना। पूरा संख्या यह है हमारा, पूरा संख्या यह है। तभी जाके जैसे मैं बोल दूं 54 लिखो, 54 का मतलब 50 + 4। भाई दहाई में 10 का गुणा करोगे ना तो ये वाला दहाई वाला है, दहाई में मैंने 10 का गुणा कर दिया। ये दहाई है, इसमें 10 का गुणा करोगे तभी तो दहाई का फर्ज निभाएगा। और इसमें ये इकाई का है तो इकाई में कुछ नहीं, इकाई में अपने आप में एक अंक है, यानी कि दहाई के अंक में हमें क्या करना होगा, x-3 लिखना है, तो उसके बाद 10 का गुणा करना है प्लस x कर देना है। अब बोल रहा है कि दहाई के अंक का 4 गुना है। यदि बोला है यदि संख्या अंकों के जोड़ का 4 गुना है, यदि संख्या जो है ना अंकों के जोड़ का 4 गुना है, बेटा इसमें हमको 4 का गुणा करना है, इसमें 4 का गुणा करना है, समझ रहे हैं, अंकों के जोड़ का 4 गुना है। ठीक है, तो बस बता दो x की वैल्यू, देखो 4x और इधर भी 4x, बेटा इधर -12 गुणा कर लीजिए और इधर कितना हो जाएगा x-3 यानी कि 10x, 10 × 30 माइनस का 30 और प्लस में x बेटा। बस देख लो 10x इधर करो, इधर 8x है, इधर कितना है 10 11x है, 11x इधर आएगा, 8x - 11x बराबर ये 12 उधर जाएगा, यहाँ -30 है बेटा। अब यहाँ से 12 वाला इधर जाएगा तो प्लस का 12 होगा। देखना 8x में से -11 जब जाएगा तो माइनस का 3x बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 3x बचेगा। इधर कितना बचेगा, 12 चला जाएगा 30 में से तो माइनस का 10 जाएगा तो 20 बचेगा, यानी 18 बचेगा बेटा, माइनस का 18, माइनस के साथ चला गया, 3x बराबर 18, 3x बराबर 18, यानी कि x बराबर कितना होगा, 3 × 6 = 18 बेटा, x की वैल्यू 6 आएगी। जब x का वैल्यू 6 आ गया तो बताना दहाई का अंक कितना होगा, यहाँ पे 6 रख दो, 6 - 3 यानी कि 3 आ गया, और इकाई का अंक कितना होगा 6 बेटा, 6, यानी कि आपकी संख्या कितनी हो जाएगी 36 आपकी संख्या है वो। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है आपको, लेकिन चुटकी में निकाला जा सकता है इसको बस देखकर। ऐसे प्रश्न आपके थ्योरेटिकल में है, मतलब कि अति लघुत्तरी में आ सकते हैं, और हमें नहीं लगता है MCQ में देगा, लेकिन दिया है पवन में तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। सॉल्व करना, पवन अगर पूरा सॉल्व कर लिए मेरे भाई ना तो हवा बन के उड़ोगे, पवन पुत्र हनुमान बन जाओगे बेटा, समझ रहा हो ना। फिर अंजनी माँ बुलाती रह जाएंगी, है मेरे पुत्र सुन ले, तू कहेगा कि नहीं भाई मैं चल रहा हूँ अब सूर्य रूपी सेव को खाने के लिए। निकल जाते हैं ना तो पता है कौन पकड़ता है, बताना जरा कौन वाल्मीकि, सॉरी नाम ही ले लिया मैंने तो। आ जाना नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाना। भाई पूछ रहा है ना शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या फार्मूला बता दो। शंकु के तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या है, ऑप्शन दे दिया गया अलग अलग, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला बताया गया है ना। L बराबर क्या होता है, उसका हाइट का स्क्वायर प्लस उसका रेडियस का स्क्वायर रूट में, यही होता है ना, लिख कर चले आना। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र बता दो। बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πr/h होता है बेटा, कितनी बार बताया गया है। अब एक प्रश्न, अब यहां से प्रश्न इसको सॉल्व करना जरा, अगला प्रश्न देखना भाई। 1 घंटे में जितना भी स्लो हो लिया हूं ना, 1 घंटे स्लो हो लिया हूं, इसके बाद बहुत तगड़ी रूप में चलने वाला हूं। इसका राइट आंसर बताना 1 + sin²a। यह भाई पवन सीरीज का ऑब्जेक्टिव वाले में 43वें नंबर का प्रश्न है, 43वें नंबर तक पहुंच चुके हैं हम लोग। पीछे से चल रहे भाई, 82 प्रश्न था पूरा का पूरा, 82-85, पीछे से चल रहे हैं, 43 तक आ चुके हैं। 42वें नंबर का प्रश्न देखना क्या है, sin थीटा बराबर 1/√2 है, तो थीटा की वैल्यू बता दो भाई, बहुत आसान प्रश्न है। sin 60 डिग्री की वैल्यू पूछा हुआ है भाई 41वें नंबर में, मतलब कि हाँ sin 60 डिग्री की वैल्यू पूछा हुआ है, उल्टा चल रहे हैं भाई। 40वें नंबर में क्या पूछा गया है, cos थीटा इंटू sin थीटा इंटू sec थीटा की वैल्यू पूछा गया है भाई, बताना जरा। इसके बाद 39वें नंबर में क्या पूछा गया, sin 30 डिग्री की वैल्यू पूछा गया है। जो चीज़ हमारे बताने लायक होंगी हम बताएंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका पूछा गया है 38वें नंबर में, क्या पूछा गया है, प्रथम पांच अभाज्य संख्या का माध्यिका, अभाज्य संख्या का माध्यिका, ये ऑप्शन में पूछा गया है तो आप टिक भी इसमें लगा सकते हो। अभाज्य संख्या का माध्यिका, अभाज्य संख्या का माध्यिका मैंने बताया था क्या होता है भाई। प्रथम 5 संख्या अभाज्य संख्या कौन कौन है, पहला 2, 3, 5, 7 और 11। तो
तो बता देना 5 राइट आंसर। इधर का 2 काट देना, इधर का 2 काट देना, तो 5 हो जाएगा। मान लो यही चीज 11 ना होता, प्रथम 4 पूछा होता तो आप कैसे क्या आंसर देते, फिर क्या आंसर देते, 2 इधर काटते, 7 इधर काटते, 3 और 5 का जोड़ कर लेते, 5 3 8 बटे क्या कर देते, 5 3 8 बटे 2 कर देते, या फिर आपको पता है 3 और 5 के बिल्कुल मीड में क्या है 4, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाता है बेटा। अगर माध्य पूछता तो सबको जोड़कर बटे 4 कर देते, क्योंकि 4 ही संख्या है, ठीक है ना, यह चीजें। तो बहुलक माध्य माध्यिका परिसर हमने बहुत अच्छे से बताया है, यह आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके बताना बेटा, यहाँ पे 11 लिख लेना, ठीक है। यह भी आपके लिए होमवर्क है। साइन थीटा बराबर पाई रूट 2 साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, होमवर्क है। साइन 60 डिग्री गोल बता देना, होमवर्क है। कॉस थीटा इंटू बता देते हैं बेटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मतलब 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा काट लेना, साइन थीटा आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। साइन 30 की वैल्यू बता देना 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, या ए की वैल्यू है या बी का वैल्यू है, या ए है या बी है बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बेटा, ये चीजें आ जाएंगी। यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए पूरा का होल स्क्वायर है बेटा, साइन, एक मिनट बेटा, पूरा होल स्क्वायर नहीं है, पूरा का होल स्क्वायर नहीं है बेटा, यहाँ पर साइन के पावर 4 हो जाएगा, साइन के पावर 4 हो जाएगा, साइन के पावर 4, ये राइट आंसर होगा बेटा आपका, ठीक है ना, यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रथम 5 यह सब हो गया, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भाई देखो बहुत से आसान प्रश्न है, तो उसको मैं छोड़ता हुआ चलूंगा, तभी तो मंजिल पे पहुंच पाऊंगा। भाई अगला प्रश्न देखना, इसमें आपको बताना है बहुलक, क्या बताना है बेटा, अंकों का बहुलक बता दो, 9 10 12 10 13, जो मैक्सिमम बार आया रहेगा इस सीरीज में वही बहुलक होता है। 13 के बाद 12 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 10। बेटा आज चंगा नहा लोगे आप, मतलब कि गंगा नहा लोगे, चंगा हो जाओगे। चंगा नहाना क्या, चंगा कोई नदी नहीं है, चंगा हो जाना होता है। थोड़ा सा जीभ लपलपा जाती है ना तगड़े रूप में बोलने से, भाई कभी से बोल रहा हूँ। देखो 9 9 9 9 9 9 एक ही 2 है, 2 है, 10 देखना 1 2 3 4, यानी कि 10 इसका राइट आंसर होगा। बहुलक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बहुलक मतलब मॉड, बेटा हमने तीनों में रिलेशन बताया था आपको। मॉड बराबर क्या होता है, मॉड बराबर क्या होता है देखना, मॉड बराबर 3 मीडियन, 3 मीडियन मैंने बता रखा है, माइनस का ना भाई, 3 मीडियन माइनस का 3 मीन, यानी कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 3 माध्य, सॉरी बेटा यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 माध्य माइनस 2 माध्य। यह प्रश्न आपको बताया गया है, कोई भी वैल्यू दे दे, सीरीज वगैरह न दे, बोल दे माध्य इतना है माध्यिका इतना है तो बहुलक बता दो, बोल दे बहुलक इतना है माध्यिका इतना है तो माध्य बता दो, तो तीनों में इंटरजेक्शन दे सकता है बेटा, है ना। बेटा अब आ जाते हैं अगले प्रश्न, बताना ऐसे प्रश्न नहीं बताया गया बेटा, आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, क्या बताना बेटा, माध्यिका बताना है, बताओ बताया गया कि नहीं बताया गया, ऐसा प्रश्न आप खुद बताना। आयु दिया गया है आपको एक तरफ, आयु दिया गया एक तरफ यानी वर्षों में, और शिक्षार्थी दिया गया बेटा, शिक्षार्थी दिया गया है, शिक्षार्थी दिया गया बेटा, है ना। इसमें आप क्या निकाल लोगे, इसमें क्या निकाल लोगे बेटा आप, इसमें यहाँ पर आयु क्या क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, 13 दिया गया है, 14 दिया गया है, 15 दिया गया है, 16 दिया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से शिक्षार्थी क्या दिया गया है, शिक्षार्थी क्या दिया गया भाई, शिक्षार्थी कितने कितने दिए गए, 12 एज में शिक्षार्थी की संख्या कितनी है 4 है, 13 एज में शिक्षार्थी की संख्या कितनी है 5 है, और 4 है यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 5 है। बेटा यहाँ पर इस प्रकार से देखूँ अगर मैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालते थे, संयुक्त क्या बोलते थे भाई, यह बारंबारता हो गया, यह बारंबारता हो गया, यह संचयी बारंबारता, यह संचयी बारंबारता निकालते थे, संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता निकालते थे। कैसे, ये 4 है तो पहले 4 लिखते थे, फिर 4 का +5 करते थे आगे वाले से तो 9 आ जाता था, फिर 9 का +4 करते थे, 9 4 13 आ गया बेटा, 13 का फिर 6 करते थे, 13 + 6 करते थे तो कितना आ जाता था 19 आ गया, 19 + 5 कर देते थे तो कितना आ जाता था 24 आ जाता था, मैक्सिमम 24, क्या आया 24 आया। अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है बेटा, है ना, 24 आ गया, 24 है ना, तो आपको 24/2 यानी कि 24 क्या है हमारा सम, एक विषम है, 24 सम संख्या है। जब सम है तो बेटा हम क्या करते थे, काटते थे। अब आप काट कर आया था देखना 12 किसके किसके बीच में आएगा, 12 यहाँ पर आएगा ना, 12 यहाँ पर आएगा बेटा, 12 यहाँ पर आएगा, 12 एक मिनट 12 इसमें नहीं, 12 इसमें नहीं बेटा, 12 इसमें नहीं, 12 किस में आएगा जब इसका हाफ कर दोगे, 24 यही है ना भाई, सही है ना, सही जा रहा है मेरे लाल, सही जा रहा है ना मेरे लाल, बताना है 24 और संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5, 24/5 कर लोगे,
माध्यिका निकालना है भाई ना, माध्यिका में 2 से डिवाइड करते हैं, 24 बटे 2 कर लेना, तो 12 आ गया। 12 किस में दिखेगा, 12 आपको इसमें दिखेगा। जब 12 इसमें दिखेगा बेटा, 12 इसमें दिखेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 14। अब 14 देखना है क्या सम है कि विषम है। अगर सम है तो हमारा तो आया 12वें नंबर का, 12वें नंबर, 24 का मतलब 12 2 से डिवाइड कर दिए, 12वां नंबर 14, ये 14 आयु आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर माध्यिका 14 होगा। इसका माध्यिका कितना हो, 14। भाई देख लो आप खुद ही, 12 13 एक तरफ करो, 14 15 16 एक तरफ करो, तो 14 बीच में आया ना, 14 इसका राइट आंसर। इस तरह भी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न देखना, मेरे लाल 14 इस प्रश्न का राइट आंसर था बेटा, याद कर लेना कैसे आया, इसको मैंने बेसिक में भी बता रखा है। अगला प्रश्न देखना बेटा, बहुलक अन्य नाम से जाना जाता है। बहुलक किस नाम से जाना जाता है बेटा, बहुलक को बहुलक भी कहते हैं, मॉड भी कहते हैं, और भूयिष्ठ कहते हैं बेटा, याद रखें, भूयिष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं आपको शायद नहीं पता होगा, भूयिष्ठक कहते हैं, और मॉड कहते हैं, हमने बताया था, और खुद बहुलक कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन दिया है इसमें से सभी, तो सभी होगा, ठीक है ना। मध्यांक द्वारा ज्ञात किया जाता है। मध्यांक द्वारा क्या ज्ञात करते हो भाई, मध्य बिंदु ज्ञात करते हो मध्यांक द्वारा, बस इसका राइट आंसर मध्यांक हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्यमान किन कारणों से लाभकारी होता है भाई, मध्यमान जो होता है किन कारणों से लाभकारी होता है, बता देना कि भाई मध्यमान से हम सरल विधि से बहुत आसानी से किसी वस्तु को बहुत बड़े समीकरण से कोई छोटा चीज मध्यमांक निकाल सकते हैं, और तुलना संभव हो पाता है, और अंकगणितीय पद्धति एक है, तो सभी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला आ जाइए, अगला आ जाना बेटा, इसमें दिया है कि मध्यमान निकालिए, मध्यमान निकालना है आपको, कितना आ जाएगा मध्यमान आपका, मध्यमान बताइए भाई, 6 8 मतलब माध्यिका वही, 9 13 14 इतना दिया गया, 14। तो भाई हमने बताया था जब 5 संख्या है, 6 8 9 10, तो इसको इधर काटना है, इसको इधर काटना। 13 और 9 के बीच में कौन सी संख्या आएगा, 9 और 13 को जोड़ दीजिए, 13 और 9 को जोड़िए, कितना आ रहा है, 13 + 9, 9 13 7 13 7 20, 20 और 2 20 2 22, है ना, यही तो होगा 9 और 7, 9 13 को जोड़ोगे तो बटे 2 कर देना, 11 राइट आंसर आ जाएगा बेटा, 11 राइट आंसर होगा। 11 दिया है क्या, बिल्कुल 11 दिया है, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है ना, सी लगाया है, 10 गलत है इसका। आ जाओ बेटा आगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं भाई, इसमें दिया गया मध्यमान, मध्यांक, बहुलक। भाई केंद्रीय प्रवृत्ति के तो सभी, एक मिनट बेटा, मध्यमान पूछा है क्या इसमें, हाँ बेटा सॉरी, इसमें माध्यिका नहीं पूछा है, मध्यमान पूछा है ना। मध्यमान में क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं, सभी को जोड़ को डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 कर देते हैं, सभी को जोड़ना जरा, देखना 6 8 6 14, 14 और 6 14 और 6 20 3 23, 23 और 3 23 और 3 26 और 10 36, 36 और 10 46, 46 और 4 कितना हो गया 50, 50 अपान में बेटा 5 कर लोगे, तो 5 संख्या 10 इसका राइट आंसर हो बेटा। मध्यमान का मतलब माध्य हो गया, या माध्यम से पूछ रहा है, यानी कि मीन पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है बेटा, मीन, मीन का मतलब होता है मध्यमान, मध्यमान होता है, इस चीज से कभी कंफ्यूज ना होना, हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। मध्यमान और माध्यिका अलग है, माध्यिका अलग है, माध्यिका के लिए हमने बताया था बीच वाला वैल्यू लेते हैं, जैसे इसमें माध्यिका पूछता तो मेरा 11 राइट आंसर हो जाता, फिर है ना, माध्यिका में 11 होता, और माध्य में देख लीजिए 10 आ गया बेटा। किसने कहा है सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है, किसने कहा है बताना जरा, किसने कहा है बता देना बेटा, यस यानी कि बोल्डिंग ने कहा बेटा। इस तरह से हमने देखा बहुविकल्पी लगभग लगभग हमने 20 प्रश्न तक सॉल्व, मतलब 20 और बचे हैं, तो ऐसे ही आगे चलते हैं। आप लोग कहीं जाना नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बस पानी पी लूँ, बस तुरंत स्टार्ट करता हूँ फिर। चलिए बच्चों, अब यहाँ तक मैंने कर लिया, अब हम जब 20 क्वेश्चन और बचे हैं एमसीक्यू का, फटाफट इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद जस्ट आगे चलते हैं। थोड़ा 1 घंटे भी हो चुके हैं लगभग, देखो भाई, देखिए आप सभी, है ना। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग, थोड़ा सा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इंजेक्ट कर लूँ स्याही को। बच्चों इस रफ्तार से अगर हम लोग चलेंगे ना, तो यह पूरा का पूरा सीरीज अभी का भी ख़त्म कर देंगे, या फिर अगर थोड़ा सा 2 घंटे हो जाएंगे, तो इस 2 घंटे में हम लोग पूरा का पूरा इसका पार्ट 1 रख लेंगे, और एक और वीडियो लगा लेंगे इसके बाद, है ना। तो इस प्रकार से चला जाएगा। इसमें अति लघु उत्तरी और आपका एमसीक्यू खत्म कर लेंगे, और दीर्घ उत्तरी के लिए एक वीडियो और रख लेंगे, ठीक है ना। ठीक बच्चों, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी लोग सपोर्ट इतना करते हैं, हाँ शेयर बहुत ज़्यादा कर देते हैं आप लोग ना, कि बच्चों की संख्या देखिए
और आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, जिन बच्चों को भी सुपर टेट की तैयारी अभी से करनी है 60 नंबर की, देखिए आपके पास समय बिल्कुल नहीं रह जाएगा। 4 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद, सीटेट क्लियर करने के बाद आपके पास समय नहीं। अगर आप 20 मिनट ही हमें देते हैं सुबह, सिर्फ 20 मिनट दीजिए, उस वीडियो को देखिए, एक बार देख लीजिए, मज़ा ना आ जाए तो छोड़कर चले जाइएगा भैया, बिल्कुल छोड़कर जा सकते हैं आप, क्योंकि आपका मन जहाँ पे लगेगा आप वहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको लगेगा अच्छे कंटेंट्स दिए जा रहे हैं आप वहाँ पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो आप एक बार ज़रूर देखेंगे मेरे कहने से, मेरी रिक्वेस्ट से, और मैं आपको फुल कंटेंट दूंगा पीसीएस तक के। मैं आपको मतलब एक तरह से पूरा का पूरा चीज़ें कंटेंट दे रहा हूँ बच्चों उसमें, लेकिन टारगेट मेरा सुपर टेट का है, समझ रहे हैं, टारगेट सुपर टेट केवीएस का है। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, 60 नंबर आपका तैयार होगा 150 में से बचा। डायरेक्ट उस वीडियो को बस मात्र 20 मिनट, 15 मिनट, 14 मिनट, लगभग आधे घंटे के तक के वीडियो आएंगे, बड़े से बड़े होंगे। तो इसमें मैं इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो चुका है, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा सीधा, है ना। चलो आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, 20वें नंबर का प्रश्न है आपका। हम उल्टा चल रहे हैं, तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। भाई चक्री चतुर्भुज का मैंने बताया ना, चक्री चतुर्भुज कौन होते हैं, जो कि एक वृत्त के चारों, यानी कि वृत्त है हमारा, यह वृत्त है यानी कि सर्कल है बेटा, इस पर अगर मैं बना दूं इस प्रकार का एक आकृति, है ना, यह हमारा हो गया चतुर्भुज। ठीक है, इस चतुर्भुज में आप देख पा रहे हैं कि यह कोना, यह कोना और यह कोना, ये क्या है, टच कर रहा है हमारे वृत्त के सरकमफ्रेंस पर, यानी कि हमारा कैसा हुआ, चक्री चतुर्भुज हुआ। किसी भी चक्री चतुर्भुज की बात कर लूं बेटा, यह आमने सामने की जो कोण होते हैं, जो इसके फ्रंट के कोण होते हैं, एंगल होते हैं, वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, दोनों का एडिशन। जैसे कि यह थीटा है और यह मान लीजिए 90 डिग्री है, तो आपसे पूछ लेगा इस थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप बता दोगे 90 डिग्री ही, क्योंकि हम जानते हैं, आई नो दैट फ्रंट एंगल इज इक्वल टू बेटा 180 डिग्री। ठीक है ना, यानी कितना होगा, 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीजें आपको पता है ना। चलिए, और अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 19 नंबर का, किसी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, भाई बराबर बराबर होते हैं, नहीं भाई 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री को दो प्रकार से हम लोग जानते हैं बेटा ना, एक मिनट, आपको आपने तो पढ़ा ही होगा, समपूरक कोटि पूरक कोण पढ़ा होगा ना, इसे समपूरक कहते हैं और कोटि पूरक कहते हैं। समपूरक का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी जान लीजिए, आपसे एक प्रश्न यहां से बन सकता है आपके यूपी टेट में। समपूरक का मतलब होता है जिस दो एंगलों का योग 90 डिग्री हो जाए, उसे हम कहते हैं समपूरक का, मतलब कि दो कोणों का योग क्या हो जाए, एक मिनट, ये समपूरक, यह क्या पूछा है हमसे, चक्री चतुर्भुज पूछा है ना बेटा, चक्री चतुर्भुज पूछा है, तो यानी समपूरक सही है। चक्री चतुर्भुज का मतलब, समपूरक का मतलब हो गया बेटा दो कोणों का योग क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। और एक कोटि पूरक है, एक कोटि पूरक है बेटा, कोटि पूरक। कोटि पूरक में क्या होता है, दो कोणों का योग क्या होता है, 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और समपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीजें दिमाग में रख लेंगे अपने, ठीक है ना। तो वही पूछा है कि जो चक्री चतुर्भुज होते हैं उसके आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं, सम्मुख जो कोण होते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, क्या पूरक कोण के नाम से जानते हैं, क्या समपूरक कोण के नाम से जानते हैं बेटा, एक मिनट, इसमें गलत दिया है, छपा है क्या, जो भी हो आपको याद रखना है, सिर्फ समपूरक हम कहते हैं, ठीक है ना, समपूरक कहते हैं बेटा, ठीक है। और जो पूरक होता है, पूरक जो होता है इसे कहते हैं बेटा, इसे पूरक कहते हैं या फिर कोटि पूरक कहते हैं, ये चीजें दिमाग में रख लेना। कोटि पूरक या फिर पूरक कहते हैं 90 डिग्री वाले को, और समपूरक कहते हैं किसे हम लोग, 180 डिग्री को। ये चीजें दिमाग में रख लेंगे। अब देखिए एक प्रश्न दिया गया बेटा आपको, हमको माध्यिका बताना है इस सीरीज का, फटाफट बकिएगा। 18वें नंबर का है, 10, 12, 8, 9, 11, 11 के बाद 19, 13 यानी 13, 10, 20 और 22। इसका हमको क्या बता देना है, हमको बता देना है भैया इसका माध्यिका बताना है। माध्यिका बता दे जाएंगे, सारे बच्चे बता ले जाएंगे भाई, इसमें कुछ नहीं है। चलिए कुछ प्रश्नों को हम लिखते हैं फटाफट, फिर एमसीक्यू समाप्त हो गया भैया। और आप लोग घबराए नहीं, राधिका मतलब कि समझ रहे हो, फला फला मतलब ठाकुर, पता नहीं कौन कौन है ना, सभी पब्लिकेशन को, तो सारे के सारे अगर आपको करने हैं तो आप सीधा सीधा 10 जो हमने 10 क्लास कराए हैं उसको कर ले जाओ। 10 क्लास कर लेंगे उसको तो कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ। आप पेपर को फोड़ कर उसको निचोड़ कर आओगे, है ना। चलो ये चीजें करिए। इसके बाद एक प्रश्न दिया गया है बेटा, इसको जरूर कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ये वाला जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक घटा दें, है ना, यदि
यदि किसी, ये तो मेरा दिमाग और कह रहा है कि बेटा ये आएगा, जरूर आएगा, और वो भी अति लघुत्तरी में आएगा, 2 नंबर वाले में। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, के भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में क्रमशः एक घटा दें, एक घटा दें, मतलब दोनों में से, याद रखना भाई, दोनों के लिए बात कर रहा, घटा दें, क्रमशः घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। घटा दें तो नई भिन्न क्या हो जाती है? नई भिन्न क्या हो जाती है? 1/5 हो जाती है बेटा, है ना, 1/5 हो जाती है। यदि उनके अंश और हर में एक जोड़ दें, यदि उनके अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ दें तो नई भिन्न क्या हो जाती है? तो नई भिन्न क्या हो जाती है? नई भिन्न जो यहाँ पे देखने को मिलता है हमें 1/3 मिलता है, 1/3 मिलता है, तो उस भिन्न को बता दो। देखो भाई, इस प्रश्न को आप सभी लोग कर ले जाएंगे। फार्मूला हमने बताया था, पहले नाउ काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 है तो पहले इसको मैं किस में कर लेता हूँ? बढ़ते हुए क्रम में कर लेता हूँ, क्योंकि निकालना है माध्यिका निकालना जब होता है मीडियन जिसे बोलते हैं, मीडियन, मीन नहीं। मीन निकालते समय सबको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, लेकिन जब हमको माध्यिका यानी मीडियन निकालना होगा तो हम देखेंगे पहले उसको एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे बेटा, बढ़ते क्रम में लगा देंगे। बढ़ते क्रम में लगाने के बाद मैंने 2 फार्मूलाज बताए थे, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए, उसको अप्लाई कर लेना है सीधा सीधा। चलो इसको देखना जरा, इसको, इस सीरीज को देखो। पहले इस सीरीज को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूं, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूं, बढ़ते हुए क्रम में। पहला 8 है, दूसरा 9 है, तीसरा उसके बाद क्या है? 10 है। भाई देखते रहना, 10 2 बार आया हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, देखते रहना। 10 के बाद बेटा 11 कितनी बार है? 1 टाइम। फिर इसके बाद 12 कितनी बार है? 1 टाइम, 12 भी है, 1 टाइम 12 हो गया। 12 के बाद बेटा क्या है? 12 के बाद 13 यानी कि 13 है। 13 के बाद बेटा क्या है? 13 के बाद 19 यानी कि 19। 19 के बाद 20 और 20 के बाद 22 बेटा, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इस तरह के प्रश्न में हमको पता है कि हम साइड का काटते चले जाते हैं। अगर प्रश्न पूरा का पूरा 10 है तो 3 2 5 इधर से निकालते हैं, 3 2 5 इधर से निकाल दिए तो कुछ नहीं बचा। लेकिन हमारा राइट आंसर मीडियन में बेटा आता है हमेशा 11.5, याद रखना, यह तो ट्रिक है लगाने का, है ना। या फिर आप कर लेना 12 और 11 को जोड़ लेना, 12 और 11 को जोड़ना कितना? 11 और 11 11 22 23, 23/2 कर लेना, हमेशा इस चीज को याद रखना। 1 2 3 4 5 इधर हो गया, 1 2 3 4 5 इधर हो गया, तो बीच वाले दोनों के बीच वाला वैल्यू हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर यही ऑड में रहता तो जो बीच वाला बनता वही नंबर हो जाता हमारा माध्यिका, समझ रहे हो ना इस चीज को। लेकिन आप इसको कब अप्लाई करोगे इस वाले रूल को? जब आपका यूपी टेट का पेपर होगा, सुपर टेट का पेपर होगा। इसमें क्या करोगे? फार्मूला लगाओगे, यह हमारे इवन में है, इवन में है तो इवन के लिए फार्मूला n पदों का योग, सॉरी n पद बटे 2 प्लस n पद बटे 2 प्लस 1 वहाँ पद, इस तरह यहाँ पे भी लिख लेना, वहाँ पद बटे पूरा 2। n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं? 10 हैं, तो 10 प्लस में, सॉरी 10/2, 10/2 प्लस में 10/2 का मतलब 2 5 10, 5 1 6, यहाँ पे छठा पद आ जाएगा, यहाँ पे 5वां पद होगा, 5वां पद यानी 5th पद प्लस 6th पद बटे 2 कर लेना। 5th पद क्या है? 11 और 6th क्या है बेटा? 12। वही चीज आया कि नहीं आया? 11 प्लस 12/2 तो 23/2, 23/2 का मतलब 11.5 बेटा आपका राइट आंसर होगा, समझ रहे हो ना। यह चीजें, यह माध्यिका होती हैं, हमें ऐसे ही निकालना है, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न को करिएगा जो ऊपर दिया गया है, इसके बाद हम लोग सीधा चलेंगे। कुछ प्रश्न हैं एमसीक्यू में बचे रह जा रहे हैं बच्चा, थोड़ा तेज चलते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न 1/5 मिलता है। मान लेते हैं वो अभिन्न क्या है? x/y है। अगर इसमें से हम क्या करते हैं, इसके अंश और हर में से एक एक घटा देते हैं, एक एक घटा देते हैं बेटा, एक एक घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? 1/5 मिलता है। और जब हम एक एक जोड़ लेते हैं ना, x/y में अगर एक एक जोड़ लेते हैं ना, तो हमें क्या मिल जाता है बेटा? क्या मिल जाता है? 1/3 मिल जाता है। तो इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को, 2 इक्वेशन बनेगा, देखना सॉल्व करना। 3x प्लस में 3 बराबर क्रॉस कर लेना भाई, y प्लस में 1 क्रॉस गुणा कर लेना।
3x इधर है, इसको y कर इधर कर लीजिए, 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2। इक्वेशन नंबर 2 मान लेना इसको, क्योंकि दूसरी नंबर पे यह है। इक्वेशन नंबर 1 इसे मानेंगे हम लोग, क्रॉस करना इसमें भी, तो क्या होगा 5x माइनस का 5 इक्वल टू वाई माइनस का 1, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो y माइनस 1। अब इधर 5x है, 5x और y इधर आ जाएगा तो माइनस वाई बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 और माइनस वाई है, -1 है ही इधर, तो -5 का प्लस का 5 हो जाएगा और एक घट जाएगा तो 4 होगा। इक्वेशन नंबर 1 बेटा। 1 और 2 दो इक्वेशन है, दोनों में देख रहे हैं यहाँ पे -y है, यहाँ पे भी -y है, दोनों सेम वैल्यू हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो कर लेना, दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर 5x माइनस वाई बराबर 4 एक है, दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर -2 है, दोनों को जोड़ लीजिए, या प्लस या माइनस या प्लस, यह कैंसिल हो गया। 5 में से 3 गया बेटा, कितना हो गया 2x, कितना हुआ 2x मिला हमको। अब यहाँ पे 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, x की वैल्यू 2 3 6 3 आ गया। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देना आप, चाहे दूसरे में चाहे पहले में रख देना, तो मैं उठाया पहले में रख दिया। x की वैल्यू जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 5 3 15 होगा, यानी कि 15 होगा, माइनस का y इज इक्वल टू 4 होगा। माइनस का y को इधर कर लेना और 4 को इधर कर लेना, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 4 यानी कि 11 आ जाएगा। y की वैल्यू कितना आ जाएगी 11 बेटा। अब आपसे पूछा गया है आपका भिन्न क्या है, रियल वाला, तो x बटे y आपने माना है, x बटे वाई को ही आप लिख देंगे 3 बटे की 11 बेटा, ये आपका राइट आंसर होगा। बताना जरा कहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी शिकवा शिकायत हो तो बताना जरा। देखिए यह प्रश्न में इस वजह से मैंने समय लिया हूँ क्योंकि यह प्रश्न आपके यूपी टेट में भी थोड़ा सा पूछा गया है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं कि डाटा यही रहे, लेकिन प्रश्न इस प्रकार का पूछा गया, बहुत आसान सा प्रश्न था और मैक्सिमम बच्चे कर भी दिए होंगे क्योंकि धुरंधर है यहाँ पे सब। देखना भाई बहुत ही नॉर्मल प्रश्न था बेटा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है, किसी भी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों का सहायता लिया जा सकता है भाई, दो। किसी भी युगपत समीकरण को हल करने में कोई दो विधि तो ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट पुटिंग मेथड अपना लो, या फिर आप समीकरण में गुणनखंड मेथड से करो, या फिर दोनों को जोड़ घटा के करो, यही तो हो सकता है भाई। तो बस दो विधि याद रख लेना। देखना एक वैल्यू दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, आपको करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 201 का होल स्क्वायर इंटू में 200 माइनस में 200 का क्यूब, 200 का क्यूब, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर बता देना कितना आएगा बेटा। सबसे छोटा पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटा पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या बेटा, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, याद रखना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है बेटा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, गोज टू इनफाइनाइट, है ना। तो यानी कि 1 से स्टार्टिंग और गोज टू इनफाइनाइट, यानी कि 1 फर्स्ट नंबर क्या होगा 1 होगा। अगर यहीं पे होल नंबर पूछा होता तो हम बता देते फर्स्ट नंबर होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, लास्ट इनफाइनाइट तक जाता है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। इस तरह से बेटा पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न, 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण घन पूर्णांक संख्याएं कितनी होती हैं। दिमाग से थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कैसे निकालोगे भाई, देखो 1 से लेकर 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, मतलब एक भी क्यूब है किसी का भाई, एक तो एक का क्यूब है, और जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी एक किसका क्यूब है, 8 2 का क्यूब है। इस तरह आप देखोगे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। इस तरह कितने हैं भाई बता दो, मेरे लाल नहीं बता सकते इसको भाई, लास्ट 10 का क्यूब निकाल लो, 10 का क्यूब कितना आएगा 1000 ना आएगा मेरे लाल, तो बताना कितने क्यूब मिलेंगे 1 से लेकर 1000 तक, 10 ही क्यूब तो मिलेगा। तक पूछ, जब यह ऐसे बोलेगा 1 से लेकर 1000 तक, तब आप कहोगे इसके बीच में मैक्सिमम, देखना जरा मैं ऐसे सजा देता हूं इसको। एक बेटा यह सब प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, बेसिक हैं, इस वजह से थोड़ा सा क्योंकि बेसिक ही पूछता है, आपको पता है कि नहीं। देखो ये कलर कौन सा बन गया मेरा, कलर देख रहे हो ना, क्योंकि मैंने इसको अजीब सा कलर बना दिया हूँ, थोड़ा सा चटकार, मतलब लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा भयानक, ना ही नीला ना ही काला ना ही ग्रीन ना ही लाल। अब ऐसा कलर मिलता ही नहीं मार्केट में, है ना, लेकिन बना दिया है मैंने। दो इसमें भूल से मैंने ब्लैक डाल दिया, है ना, ब्लैक तो है ही पहले से, मैं इस पर नीला डाल के चला भी रहा था, इसमें ब्लैक डाल दिया। अब देखो इसका कलर थोड़ा, एक किसी का क्यूब है बेटा, 1 से लेकर तक पूछा 1000 तक, एक किसी का भी क्यूब है, पता है कि नहीं। इसके बाद 8 आएगा 2 का क्यूब, इसके बाद बेटा 27 आएगा, 27 किसका क्यूब होगा 3 का, 27 के बाद बेटा 64 आएगा, इसके बीच में है कि नहीं 4 का क्यूब है। 64 के बाद आ जाएगा 5 बचे 125 आएगा 5 का क्यूब। 125 के बाद 216 आएगा, 216 आएगा 6 का क्यूब। 216 के बाद आपको पता है 216 के बाद कितना आएगा 314
43 आएगा। 7 का क्यूब, फिर 8 के क्यूब के लिए 512 आ जाएगा, 8 का क्यूब होगा। 512 के बाद बेटा कितना आ जाएगा, 729 आएगा। 9 का क्यूब, 9 के बाद कितना आ जाएगा, 1000। बताओ तो कितने नंबर आए भाई, 1 से लेकर 10 ही तक तो नंबर हुआ, तो बता देना 10 तक भाई, 1 से लेकर 1 to 10, 1 to 10। ठीक है भाई। अब देखिए बहुत छोटा छोटा नॉर्मल प्रश्न पूछा है, यह सब आप फटाफट बता दो, आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ यह। चलिए लिख लीजिए फटाफट होमवर्क। इसके बाद अति लघु उत्तरी पे आ जाएंगे भाई, थोड़ा लंबा समय लग गया बेटा। 0.09 का वर्गमूल निकालिए बेटा, बताना इसका वर्गमूल कितना होगा। 0.1 का वर्गमूल निकालिए, सॉरी वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है बेटा, इसका वर्ग करिए कितना होगा। ये सब होमवर्क है, फटाफट कर लीजिए। इसके बाद बेटा 0.3 का होल क्यूब बताइए कितना होगा, यह पूछा गया है। इसके बाद बेटा आपसे पूछा गया शून्य का वर्ग क्या होगा। लो भाई देखो कितना बेसिक है, शून्य का वर्ग आपसे पूछ लिया। अब जो बच्चा थोड़ा सा भी ना, अगर उसकी बुद्धि नहीं होगी ना, भ्रष्ट होगी बुद्धि, तो सच बता रहे हैं गलत करके आएगा, 1 नंबर गंवा के आएगा अपना। ऐसे प्रश्न ही आते हैं सुपर टेट में, केवीएस में, जैसे नॉर्मल प्रश्न है, पता है बेसिक कोई नहीं पढ़ के जाता है मेरे लाल, या पढ़ के भी जाता है तो कंफ्यूज हो जाता है वहां पे ऑप्शन देखकर, समझ रहे हैं ना। जैसे आपसे दे दिया कि बताओ भाई अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब बच्चा कंफ्यूज ससुरा की अभाज्य संख्या क्या होगा। हमें पता है अभाज्य संख्या वही संख्या है जो कि केवल 2 अंक से कटे, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 अंक से कटे, है ना, बस वही हमारा अभाज्य होगा। बच्चा सोचेगा 1 2 ऑप्शन में दिया रहेगा, 1 भी, 0 भी, 2 भी, 3 भी, ससुरा बच्चा परेशान हो गया यार, या फिर 1 लगाएगा या फिर 0 लगाएगा, मेरे लाल वही लगा के चला आएगा, 2 पे उसकी ध्यान नहीं जाएगी कभी, क्योंकि 2 सबसे छोटा अभाज्य है ना, मैं बता रखा हूँ। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा यहीं से बनता है सारा का सारा क्वेश्चन। देखो इस पेन का कलर देखो कैसा हो गया, गजब सा, मतलब काही कलर का हो गया, खतरनाक हो गया भाई। ऐसा तो मिलता स्याही तो कितना अच्छा रहता स्याही, लेकिन मिलता ही नहीं ऐसा स्याही। 125 इंटू 343, इसका बेटा क्यूब निकालना है। मैं देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं आपको, देख लो कितने मजे से कलर हो गए। हाँ नहीं दिख रहा है बेटा ना, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, देखना जरा, यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रश्न को, 125 इंटू 343, मतलब मैंने देख लिया इसके नीचे नहीं जाना है, तो मैं इसके नीचे नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। इस प्रश्न को, यह आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए एक पड़ाव हम लोग पार कर लिए हैं, दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। एक प्रश्न और ले लेना, आपका MCQ में है 3125 का, आपको क्या निकालना है, घातीय संकेतन बताना है। घातीय संकेतन बताना बेटा, इसका क्या कर लेना, इस प्रकार से कर लेना, 5 से काटना, 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 से काट लेना 125, है ना, फिर 5 से काट लेना, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, फिर 5 से काट लेना, 5 बचे 25, फिर 5 से काट लेना बेटा। तो देखना 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर में 5, ये इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना। बस चलो इसको नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लेना बेटा। जितना बोर्ड पे मैं छाप दिया आज मैराथन में, समझ लेना इससे बाहर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा बेटा। आकर पेपर मिला लेना बेलाल, इससे बाहर आ जाए यूपी टेट में भी ना, तो बोल देना इस टॉपिक से बेटा पूरा का पूरा। चलो आ जाओ, अब मैं आ जाता हूँ अति लघु उत्तरी पे। ठीक है, अति लघु उत्तरी में हमें प्रश्न को एक एक करके लगाता हूँ बेटा, काफ़ी ज़्यादा तो प्रश्न है, लेकिन लगाते चलते हैं, सोचते हैं पूरा खत्म कर दें, ये अब ठान लिया जाए थोड़ा सा। 343 का होल क्यूब बताना जरा, यह किससे नहीं हो सकता, 576, यह कौन नहीं कर सकता बेटा। इस प्रश्न को सॉल्व करिए। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई, किसी शंकु की जो तिरछी ऊंचाई L है ना, वो दिया है 21 सेंटीमीटर, L मतलब कि तिर्यक ऊंचाई, और त्रिज्या दिया है बेटा, रेडियस दिया है ना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ बता दो, शंकु का वक्र पृष्ठ बता दो, फटाफट बताओ तो, वक्र पृष्ठ बता दो। बोल रहा है नेक्स्ट प्रश्न पे, x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x बराबर 0 है, बताओ इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। अगला प्रश्न देखना है, x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6 का गुणनखंड करिए, का गुणनखंड करना है, गुणनखंड करिए। इसके बाद बेटा क्या करना है आपको, हाँ वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करिए, ज्ञात कीजिए जिसे इतना में घटाने से पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा लगाइएगा, वह छोटी सी छोटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस प्रश्न को, वह छोटी सी छोटी, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए, प्राकृतिक संख्या। आप सभी बच्चे जिसके पास पवन सीरीज है वो खोल कर देखेगा भाई पेपर को। वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें, यह अति लघु उत्तरी है, अति लघु उत्तरी में हम नीचे से चल रहे हैं बेटा, है ना। वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना करें जिसे 194491
194491 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, जो भागफल है भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखना 16x स्क्वायर माइनस में 25 की वैल्यू बता देना, ये 0 के बराबर है। अगला प्रश्न देखना मेरे लाल 4x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1, इसका हल कर देना बस मेरे लाल। अगला प्रश्न देखना एक वृत्त लगाते चलो मेरे लाल। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, 150 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बता दो मेरे लाल, वृत्त की त्रिज्या बता दीजिए। अगला प्रश्न देखना 13x माइनस में 30 प्लस में x स्क्वायर बराबर 0, इसको सॉल्व कर लो। चलो आ जाते हैं इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। बेटा देखना जरा, इसको आप लोग करते रहिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ 1 मिनट। सही है। चलिए बेटा आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, है ना। चलिए आ जाते बेटा। देखना जरा x का क्यूब रूट निकालना है हमको, इसका भी क्यूब रूट, दोनों का 1 मिनट, इसका स्क्वायर रूट निकालना था बेटा, यहाँ कुछ नहीं लगा था ना, स्क्वायर रूट है। 343 किसका क्यूब रूट है, मैंने याद करवाया बेटा, ये 25 तक याद करवाया हुआ है बेसिक क्लास, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। 343 यानी कि 7 का बेटा क्यूब भैया इंटू 576, देखते ही आपको टिक कर देना बेटा। अगर मिल जाए 625 तो बताओगे 25 का स्क्वायर है, 625 से थोड़ा सा ही कम है ना, यानी कि 24 का स्क्वायर होगा। हो गया बेटा, 7 चौक 28 को 8 और 7 दूनी 14 2 16, ये राइट आंसर होगा आपका। 7 चौक 28 को 8 कैरी 2 और 7 2 जा 14 और 2 16, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए इसमें पूछा गया एल का मान दिया गया है, आर का मान दिया गया, शंकु है, वक्रपृष्ठ पूछा गया है। ये एक शंकु है बेटा, आपसे वक्रपृष्ठ पूछा है। किसी भी शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा, पाई आर एल होता है, फार्मूला हमने बता रखा है। पाई की वैल्यू 22/7 होता है, 22/7। आर की वैल्यू क्या होती है 8, और नेक्स्ट एल की वैल्यू क्या होता है 21, कैंसिल आउट 3 बार में, और 8 2 जा 16 को 6 कैरी 1 और 8 2 जा 16 1 17 इंटू 3 कर लेना बेटा, इसको मत काट देना, ये 1 टाइम में कटा है। 3 से 3 6 जा 18 को 8 कैरी 1 और 3 7 जा 21 21 1 22 को 2 कैरी 2 और 3 1 जा 3 और 2 5 बेटा, मतलब 528। आप देख सकते हैं 22/7 का गुणा 8 से कराया और 8 का गुणा 21 से करा दिया, काटा पीटा बेटा 176 आ गया, 176 का गुणा 3 से करा दिया तो मिला 128। 128 हमारा राइट आंसर होगा बेटा। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकाले हो ना, तो ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये लिखना मत बोलना, नहीं तो एग्जामिनर ऐसे ही नंबर काट लेगा आपका। तो कभी ये मत बोलना कि मैंने मतलब कि यूनिट नहीं लिख के आया था सर, नंबर कट गया हमारा। बेटा गलत किए हो आप, पूरा का पूरा ओवर तो है आपका, बस 1 नंबर काटा है, मैं रहता तो पूरा का पूरा नंबर काट लेता। भाई पास नहीं होना है मुझे, मैं कह देता हूँ इतना, जो मुझसे पढ़ा है ना वो 25 में से बेटा ना पूरा का पूरा नंबर लाने की पूरी ताकत रखता है। मेरे स्टूडेंट लाए भी हैं, जिससे मुझे गर्व है कि डीएलएड बच्चा अच्छा नंबर लेकर आया। मान लीजिए यूपी टेट सीटेट में तो ला भी सकते हो बेटा, क्योंकि तो आपको वहां पे सॉल्व नहीं करके दिखाने होते हैं, आपको बस नंबर अंक, अगर आपको बेसिक क्लियर है कॉन्सेप्ट तो आप पूरा 30 में 30 लेकर आओगे। यह मेरा चैलेंज है, और आप सुपर टेट में भी लेकर आओगे, सारे के सारे मैंने पढ़ा रहा हूँ ना, सारे बच्चे लेकर आओगे। देखना जरा, जो सुबह वाला क्लास आता है, आप जो सामाजिक अध्ययन है पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। सामाजिक अध्ययन में एक भी प्रश्न नहीं कटने दूंगा, एक भी नहीं प्रश्न कटने दूंगा मेरे लाल। मैं इतना कॉन्सेप्ट मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, और मैं पढ़ाऊंगा ना मैथ और रीजनिंग, एक भी प्रश्न आए बाएं दाएं ऊपर नीचे से नहीं आएगा बेटा, सारा का सारा मीडियम बीच में से आएगा। समझ रहे हो मेरे लाल। इसको सॉल्व कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना इसको। ये 6 है ना, ये 3 है, 3 3 का 9, 3 3 6 होता है, कर लीजिए।
एक्स स्क्वायर और अच्छा इस प्रश्न ये सटीक नहीं है बेटा, इसको पहले बना लो इस प्रकार से, यह बीच में होना चाहिए ना। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 लाना है और 3 त्रिका 9 लाना है। तो बताओ क्या करें तो आ जाए, क्या करें तो आ जाए। 3 3 6 3 त्रिका 9 आ गया बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स और प्लस का 9 है बराबर 0 कर लो। एक्स कॉमन कर लेते हैं तो एक्स -3 बचेगा, फिर -3 कॉमन कर लेते हैं तो एक्स -3 बचेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स -3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से भी एक्स -3 कॉमन कर लेते हैं और बराबर 0 है ही, तो एक्स बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 और 3, एक्स की 2 वैल्यू आएगी। हो गया होगा, आशा करते हैं भाई थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर -x -6 का गुणन करिए, एक्स स्क्वायर -x का गुणन कर लीजिए। भाई गुणनखंड में हम क्या करते हैं, 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2x माइनस में 6 बेटा, इसमें से x कॉमन कर लीजिए तो बचेगा x -3 और प्लस में 2 कॉमन कर लेंगे तो x -3 बचेगा बेटा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ से x -3 आपने कॉमन कर लिया और यहाँ बचेगा x + 2। अब यहाँ से आप देख सकते हो x -3 और x + 2 इस गुणनखंड यानी कि फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -x -6 का बेटा, ये चीजें आपको दिख पा रही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, देखना जरा वहां पर, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे इतना में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसे इतना में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए बेटा। यानी कि आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, सॉरी मतलब कि डिवाइड करा लीजिए 4491। कैसे, यह वाला चीज मतलब भाग विधि से करते हैं। 2 का जोड़ा बना लो। किधर से जोड़ा बनाते हैं, याद रहना चाहिए, किधर से जोड़ा बनाते हैं, इधर से जोड़ा बनाते हैं, इधर से जोड़ा बनाते हैं बेटा, याद रखना हो, इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ बनाते हैं ना। चलो आ जाओ, पहले देखना ये किसके बराबर है बेटा, लगभग 4 के आसपास में है। 4 चौके 16 लिख देना, 4 4 8 हो गया, 19 में से 16 जाएगा, 3 बचेगा, इधर कटम कुटम 4 4 4, दोनों 4 साथ में उतारना भाई, ये वो वाला भाग मत समझ जाना, है ना, मैंने बेसिक करा दिया है। बताओ यहाँ पर क्या रख दूँ कि इसके आसपास आ जाए। 7 7 49 को 9 कैरी, 4 7, अरे बेटा बाजा ज़्यादा हो जाएगा, 3 8 24, 4 8 32, 4 8 32, 4 चौके 16 को 6, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 8 32 1 33, हाँ 4 सही पड़ेगा बेटा, 4 रख लो। 4 रख लिया मैंने, 4 चौके 16 को 6, 4 चौके 16 को 6 कैरी 1 और 4 8 32 133 बेटा, ये आ गया ना। तो देखना 14 में से 6 गया, अभी 36 और 4 40, 4 मतलब 8 बचेगा, कट्टम कुट्टम कर लो, 9 1 उतार लो नीचे बेटा, यहाँ पे 4 4 8, यहाँ पर 8 भैया 1 बार ले जाओ, 1 टाइम गया, यानी कि 1 टाइम बेटा, इसको हमने बेसिक में भी कराया है। 1 8 8, बताओ कितना बचा, 10, यानी कि 10 को अगर आप इसमें से माइनस कर दो ना, 194491 में से 10 को अगर माइनस कर दो बेटा ना, तो 194481 जो आएगा ना, वो किसका स्क्वायर होगा, 441 का। यानी कि आपसे पूछा गया क्या माइनस कर दूं, तो बताना 10 माइनस कर देना बेटा, लिख देना आंसर में। बताओ ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये वाला भी होमवर्क है। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है, त्रिज्या बता दो, यह भी होमवर्क है आपका, और यह भी होमवर्क है। देखो कुछ नहीं बेटा, होमवर्क मतलब ये चीजें मैंने करा रखा है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करिए इस पे, फटाफट प्रैक्टिस करो, अपने खुद से करो प्रैक्टिस बेटा। देखना यहाँ पे मैं भाज देता हूँ ऐसे ही बोलकर, 16x² = 25, 16x² बराबर 25, नहीं समझ में आ रहा है, चलो आ जाओ। देखना 16x² बराबर 25, तो x² की वैल्यू कितनी होगी, 25/16 होगा ना, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 25/16, देख लो, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5/4 मिलेगा, हो गया ना। बताओ सारे प्रश्न देख लो। अच्छा ये तो कहोगे सर आप तो बोल रहे हो कि सब कुछ करके आओ, फिर मतलब ही क्या है आपका पढ़ाने का, है ना। तो मैं कहता हूँ चलो आ जाओ बेटा, थोड़ा समय लगेगा। देखना नेक्स्ट, 4x² प्लस में 5x और प्लस में 1 का गुणनखंड करना है बेटा। 4 एकम 4 और 5 लाना है, तो आप कर लो ना, 4x² प्लस में 4x और प्लस में x और प्लस में 1, देखो मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 तो 4 आ गया, और 4 का प्लस 1 से कर लो, तो 4x प्लस x बराबर 5x बेटा। तो इसमें से 4x कॉमन कर लो तो बचेगा x + 1, इसमें से प्लस का 1 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, x + 1 बचेगा। इस पूरे में से x + 1 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, 4x एंड +1, यानी कि 4x और प्लस में 1। बताना जरा, क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं बेटा। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखना जरा, यहाँ पर देखना, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त का त्रिज्या बता दो मेरे लाल। तो बता दो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 154, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बेटा 154 इसको इधर कर लो, आर का स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 ऊपर गया और 22 नीचे रह गया, 11 दूनी 22 हुआ, 11 एकम 11 चौक 44 हो गया बेटा, काट लेना। 2 से 7 बार में गया बेटा, 7 7 14 हो गया, तो इसको लिख सकते हो 7 गुणे 7। हमने गुणा क्यों नहीं किया बता देते हैं, क्योंकि हमको पता है आर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर है तो रूट में हो जाएगा 7 गुणे 7, इसको 7 बाहर निकालना ही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देखना जरा 13x माइनस में 30 और प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इन सबको पहले इरेज कर लो। देखो जरा, अब आपको पता है इधर एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में 13x और माइनस में 30 बेटा बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो भाई हमको लाना है गुणा करने पे 30 यानी माइनस का 30 और जोड़ने घटाने पर 13 लाना है, तो 5 छक 30 और नहीं आएगा ना, 10 3 30 और 10 3 13, ये सही पड़ेगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में भाई प्लस में दोनों माइनस में कर लें दिक्कत हो जाएगा, नहीं होगा भाई, अभी नहीं होगा, 10 और 3 भी नहीं ले सकते, तो फिर क्या ले सकते हैं, 10 और 3 नहीं ले सकते, तो बताओ मेरे लाल 15 दूना 30 यह ले सकते हैं। आ जाओ, एक्स स्क्वायर 13 है तो हाँ सही है, एक्स स्क्वायर प्लस में 15x देखो माइनस का 2x और माइनस का 30 बराबर 0। देखो -2 और प्लस 15 गुणा किए तो माइनस का 30 आ गया, 15 में से 2 गया तो 13 आ गया। इस तरह से 6 5 30, 10 3 30 है ना, 10 का गुणा 13 में कर दोगे, 3 में कर दोगे तब भी 30 मिलेगा, 6 का गुणा 5 में करोगे तब भी 30 मिला हमको। तो हमने देखा वो दोनों से नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैंने इसको लेकर आया भाई। देख लो जितना तगड़ा दिमाग से सोचोगे बेटा उतना अच्छा करेगा आपके लिए। x कॉमन कर लिया तो x प्लस 15 बचा, यहाँ पर यहाँ से -2 कॉमन किया तो क्या बचा, x प्लस 15 बचा, इधर बराबर 0 बचा। यहाँ से देख पा रहे हो x -2 और यहाँ बच रहा है x प्लस 15 इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ पे x बराबर 2 आ गया और यहाँ से आ गया x बराबर -15 आ गया। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं बताना जरा, ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं बताना जरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। पूरा पवन सीरीज का ना भंडारा है बेटा, आज खा के जाना पूरा, इसके बाद हो सकता है एक सीरीज और लेकर आए, मतलब कि एक टॉपिक, मतलब एक दिन और इस पे लग रहा है काम करना पड़ेगा मुझे। पता है बेटा बहुत सारे काम के बाद भी मैं आपके लिए समर्पण अपना प्रदान करता हूँ, पर लेकिन आप लोग कभी नहीं, आप लोग कभी नहीं भाई, रुला देते हो, आँख में आंसू ला देते हो मेरे लाल, पता है ना, रोना आ जाता है मुझे कि मेरे लाल मेरे जो मेरे अपने हैं खुद से वो नहीं करते हैं तो दूसरों को क्या, दूसरा तो ऐसे ही आएगा, देखता है अरे मास्टर पढ़ा रहा है, अरे चलो निकलो, गाली फाली दे के निकल जाता है कि चलो भाई कभी मेरा भी दिन आएगा कि तुमको पकड़ूंगा, तुम गाली दे के भागते रहोगे, तुमको पकड़ूंगा कल, फिर उसके बाद मैं अपना बमबारी जो है करना शुरू करूंगा। बेटा कहाँ भागोगे, आ जाओ आ जाओ बेटा, कुछ नहीं मजाक कर रहा था, आ जाओ इधर। सेक 30 डिग्री सॉल्व करना, -2 cot 45 डिग्री सॉल्व करिए -4/√3 गुड़े है भाई, यहाँ पे गुड़ा है देख लो ऐसे ही है, और प्लस में 2 cos 60 डिग्री। भाई बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न, देख लो 2018 का भाई प्रीवियस ईयर का पेपर जो बच्चा करा होगा ना उसको प्रीवियस ईयर पेपर भी अभी कराना है हमको, कराऊंगा सब कराऊंगा मेरे लाल, बैक नहीं लगने दूंगा, आ जाओ बस तुम लोग थोड़ा सा ना साथ देते रहो। cot 45 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस sin 90 डिग्री। सॉल्व करते रहिए मेरे लाल, सबको सॉल्व करते रहिए, सारे के सारे हम सॉल्व कराएंगे। आ जाना नेक्स्ट, tan 45 डिग्री। पता है मेरे पास एक नन्ही सी चिड़िया है, उसको मैं दाना खिलाता हूँ, देखिए काफ़ी ज़्यादा काटती है वो, हाँ। 2 cos 30 डिग्री माइनस में 90 डिग्री माइनस में sin 90 डिग्री। सॉल्व करना, देखना दोनों तीनों के तीनों प्रश्न लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि आपको बस सिर्फ वैल्यू रखना है, कुछ करना होना नहीं है, ठीक है ना। पहले आ जाओ इन्हीं तीनों को निपटा देते हैं, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, है ना। अच्छा लिख ही लो, प्रश्न लिख लो जहाँ तक लिख पाते हो। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं।
2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने बाग में पंक्तियां हैं। जितने बाग में पंक्ति हैं बेटा, ये चीजें देख रहे हो ना। तो बता दो कितने पेड़ हैं मेरे लाल, बता देना बस। इसका क्या करना है आपको, रूट निकाल लेना है। नेक्स्ट बता दो। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न जो दिया गया है, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करिए। 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बेलन बने, मतलब बेलन बन गया, बेलन बन गया भाई, लिख लेना। बेलन बना, घुमाने पर बेलन बना, उसका क्या, उस बेलन का क्या करना है हमको, आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन बता दो, यह पूछा गया बेटा। समझ जाना, मैंने पूरा लिखा नहीं लेकिन समझ जाना बेटा। कट पिट तो नहीं रहा कहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ भाई। दिक्कत परेशानी आप सभी को ना हो, लंबाई और ऊपर बेटा कहीं कट तो नहीं रहा है। 30 डिग्री साइन 90 डिग्री है, समझ लेना। जो वहाँ पे कट रहा है ना साइन 90 समझ लेना आप। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं कैमरा कल से सही सेट करूँगा थोड़ा सा ना। सॉरी यार, चोट लग गया बहुत भयंकर। चलो आ जाओ। सेक 30 डिग्री बेटा, देखना इसको। सेक 30 डिग्री माइनस में 2 कॉट 45 डिग्री। मैं लिखूं क्यों, मैं वैल्यू क्यों लिखूं बेटा, मैं डायरेक्ट मान लिखता हूं। ठीक है ना। देखना आप प्रश्न तो देख रहे हो ना। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 का उल्टा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है। तो 2√3 हो जाएगा बेटा, बताना जरा। 2/√3 हो जाएगा सेक 30 का। माइनस बेटा cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 गुणे 1 कर लेना। अब गुणे -4/√3 है ही, ठीक है ना। और प्लस कर लेना बेटा यहाँ पर, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 का हमने बताया √3/2 होता है। तो 2 गुणे √3/2, सॉल्व कर लो इसको। देखो ना यहाँ पे 2/√3 बचा है बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8/√3 बचा है। यहाँ पे 2 से 2 चला गया, क्या बचेगा, प्लस में √3/1 बचेगा बेटा। सबका एलसीएम ले लेना तो √3 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3 बेटा, 3 बचेगा। तो 8 2 10 3 13/√3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, पहले वाले का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखना, लगाते रहिए आप सभी। cot 45 की वैल्यू कितनी है, 1 है बेटा। इस वाले को देखना, ये वाला हो गया, इस वाले को देखना। cot 45 की वैल्यू कितना, 1 है। माइनस sin 45 की वैल्यू 1/√2 और माइनस cot स्क्वायर 45 बोले चाहे cot 45 बोले, वैल्यू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा मेरे लाल, तो लिख देना 1। sin 90 की वैल्यू भी 1 होता है भाई। लो 1 1 का बमबारी हो गया, यहाँ पे 1 कैंसिल हो गए। क्या बचा, 1 माइनस 1/√2, सॉल्व कर लेना, एलसीएम ले लेना। √2 माइनस 1/√2 बेटा, ये आपका आंसर होगा। अगर आपको आंसर यह ना मिले ना तो परमेयीकरण कर लो इसको, परमेयीकरण कर लेते हैं। तो √2 माइनस का 1, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे 2 हो गया, और अंदर इसको कर लोगे तो 2 माइनस √2 मिलेगा आपको, और बटे 2 मिलेगा। देख लो, यह मिलेगा या फिर यह मिलेगा या फिर ये मिलेगा आंसर में। चलो नेक्स्ट देखना जरा, ये वाला देखना बेटा, ये वाला। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cot 30 डिग्री की वैल्यू cot 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cot 30 का √3 केवल उलट देना बेटा, √3। और -2 cos 30 डिग्री, -2 cos 30 डिग्री की वैल्यू, कहीं गलत तो नहीं है भाई, चलो आ जाओ। cos 30 डिग्री वैल्यू, 2 गुणे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 बेटा, √3/2 होता है। cos 30 की वैल्यू होती है इतना। और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। माइनस sin 90, यहाँ पे लास्ट में माइनस sin 90 बेटा, ये समझना। चलो कट लो, कट पिट कर लो, 2 से 2 गया, यहाँ पर बेटा 1 से 1 चला गया। देखो यहाँ पूरा √3 बचा, प्लस का माइनस का। चलो बेटा यहाँ पे माइनस देखो √3 आ रहा है, और यहाँ पे भी माइनस √3 आ रहा है, तो -2√3, ये राइट आंसर होगा। -2√3 समझना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखना, इसमें देखिए बाग वाले में क्या पूछा है। एक बाग में आम कितने पेड़ है, 2304 है। तो 2304 को क्या कर लेना बेटा, रूट में कर लेना। अब बताओ 2304 किसका रूट है, मैं बता दो 2304 किसका रूट है मेरे लाल। 2304 किसका रूट है, 2401 किसका रूट है भाई, 2401 49 का है।
याद किए रहोगे बता दोगे फटाफट, नहीं तो 48 का बेटा, ये किसका है 48 का, मतलब 48 गुणे 48 कर दोगे अंदर ना, 48 गुणे 48 कर दो बेटा ना, यही बराबर होता है, हो जाता है 2304 के। 48 बाहर निकालो भाई, होता है कभी कभी जुबान मतलब फंस जाता है ना, होता है, हो जाता नहीं, होता है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, फटाफट बोलना होता है थोड़ा सा ना, मुझे हाथ से स्पीड दिखाना चाहिए तो जुबान से स्पीड दिखा रहा हूँ। चलो आ जाओ भाई। 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमा दिया जाता है बेटा, देख लो कौन लंबाई, बस याद रखना 10 सेंटीमीटर लंबे या लंबा है बेटा, ये 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया, 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया, लंबाई के परितः घुमाया जा रहा है ऐसे। जब ऐसे घुमाया जाएगा तो बेटा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ऐसे घुमाया गया, ऐसे तो बन गया यह पूरा का पूरा गोला, ठीक है बेटा, गोला बन गया, देख रहे हो ना, ऐसे बन गया ऐसे, तो ये पूरा का पूरा 10 होगा मेरे लाल, क्योंकि आपको पता है इसको ही घुमा रहे हो ना मेरे लाल, मतलब एक रस्सी दे दूं, बोलो घुमा के बांध दो उसको, तो घुमा के बांधोगे तो वही रस्सी जो 10 मीटर का है उसे घुमा रहे हो पूरा का पूरा ना, तो बताओ सर्कल में हमको पता है यह पूरा का पूरा 2 पाई आर के बराबर होता है ना, 2 पाई आर के बराबर, तो 2 पाई आर के बराबर ही तो 10 है मेरे लाल, 2 पाई आर के बराबर ही 10 है, तो आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 10 बटे के 2 पाई, 10 बटे 2 पाई, याद रखना 10 बटे 2 पाई काट लेना, 5 बटे के पाई हो गया, 5 बटे पाई, इसको भी काटना चाहते हो ऊपर नीचे 22 बटे 7 गुणा कर दो, 7 ऊपर हो गया 22 नीचे हो गया, तो कितना हो गया 7 पचे 35 बटे 22, बेटा ये आ गया आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, इतना आपके सामने, और हाइट आपको दिया है, हाइट कितना दिया है भाई, रेडियस, दोनों रेडियस के बीच वाला हाइट होता है 3.5 है बेटा, जो इसका चौड़ाई होगा ना ये हाइट में बदल गया, तो पूछ रहा है हमसे कि बेलन का हमें आयतन बता दो, देखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, एक पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो बस पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे 7 हो गया, आर की वैल्यू कितना है भाई, आर की वैल्यू 35 बटे 22 है, तो 35 बटे 22 दो बार लिखो, 35 बटे 22 और एक बार और 35 बटे 22, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितना है 3.5 है, तो 3.5 को हम क्या करते हैं 10 से ऊपर नीचे गुणा कराकर 35 बटे 10 लिख लेते हैं, बताओ जरा, बात क्लियर है सब कुछ, 7 पचे 35 हो गया बेटा, 5 एकम 5 दूना 10 हो गया 22 से 22 चला गया, ठीक है, अब कहीं कुछ कट पिट तो नहीं रहा भाई, देख लो जरा सा, इधर पूरा कहानी खत्म, इधर का बम ब्लास्ट हुआ, 2 बचा, और 35 गुणे 35 कर लेते हो तो 5 पचे 25 और 4 3 12 बेटा, यह हो गया, और 22 गुणा जब 2 में कर लोगे ना तो 22 दूना 44, इसी को काट लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, बताना मेरे लाल, बताना जरा, बातें क्लियर हो पा रही हैं, थोड़ा सा और फास्ट चलें, इसके बाद मैं एक वीडियो और रख लूंगा इस पे महामैराथन पर पवन सीरीज का, या पार्ट नंबर 1 के नाम से आ जाएगा, 2 घंटे बहुत होते हैं यार, समझ रहे हो मेरे लाल, सॉल्व तो करो आप पहले 2 घंटे, इसको समय भी थोड़ा सा नहीं हो पाता है ना कि मैं इसे सही से बनाकर सही से मैं लगा पाऊँ, बस जब भी आ रहा है तो आप उसे देख लेना बस, चलो हो गया ना यह चीज़। एक वृत्त का व्यास बेटा दे दिया गया, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है, बताओ नहीं बता लोगे इस प्रश्न को, बताओ बता लोगे कि नहीं, आपके लिए होमवर्क, किसी वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास जो दिया गया है आपको 14 सेंटीमीटर दिया गया, 14 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रहा है तो वृत्त की परिधि बता दो, वृत्त की परिधि बता दो, परिधि बता देना बेटा। अगला प्रश्न पूछ रहा है बेटा जो चीज आपको लगाने लायक होगा उसे मैं छोड़ते चलूंगा, आपके लिए होमवर्क दूंगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, समचतुर्भुज चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र, के क्षेत्रफल का सूत्र भाई, इसको मैं बता देता हूँ बेटा, देखना समचतुर्भुज का मतलब इस प्रकार से बनता है भाई, समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जो विकर्ण होते हैं, सॉरी हाँ वही, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और कभी अपने में बराबर नहीं होते हैं, अपने में बराबर नहीं होते, कभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन कभी भी बराबर नहीं कालो, इसका मान d1 होता है बेटा, इसका मान d2 होता है, बस एरिया कैसे निकालना होता है, देखिए ये सारे के सारे साइड है सब बराबर है, d1 d2 अगर आपको पता है तो बेटा d1 इंटू d2 बटे 2 कर लेना, यही एरिया होता है इसका। अगर भुजा निकालना होता है तो हम कर देते हैं 4, हम क्या करते हैं भुजा निकालने के लिए a का स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बटे 4 कर लेते हैं, यह कर लेते हैं बेटा, ये हो जाता है a, यहाँ से a निकालते हैं हम लोग, है ना, ये चीजें हैं आपके सामने, मैंने दोनों लिख दिया, ये एरिया, ये भुजा निकालने वाला फार्मूला है, ये एरिया निकालने वाला फार्मूला है ना। तो अब वृत्त का व्यास दिया है 14, बताओ परिधि नहीं है, निकाल पाओगे, परिधि नहीं निकाल पाओगे मेरे लाल, 2 पाई r, यही इसी पे रख दो, व्यास दिया है 14, जब d बराबर 2r होता है और d बराबर दिया है बेटा कितना 14, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, बस यहाँ पे रख देना 2 गुणे
22/7, आर की वैल्यू कितना बेटा 7, काट लेना 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, राइट आंसर 44। नेक्स्ट पे आ जाते हैं मेरे लाल, देखना जरा, अभी चीज हमने जो आपको एमसीक्यू में कराया है वही चीज आपको अति लघु उत्तरी में दे दिया मेरे लाल। देखना क्या दिया है प्रश्न, मैं बता दिया, जिसके पास पवन सीरीज है वो नीचे से देखेंगे भाई नीचे से देखने का मतलब पवन सीरीज में नीचे से देखना मेरे लाल, है ना, नीचे से देखना, जो जो अति लघु उत्तरी उसमें नीचे से देखने शुरू करना, नीचे से देखना, प्रश्न संख्या भी नहीं दिया रहता है पवन में ना, इस पे मैं क्या बताऊं, √125 और इंटू 343, इसको सॉल्व करके आप आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में बेटा। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया बहुलक आपसे, तो मैं प्रश्न लिखता हूं, आप इसका आंसर दोगे, A1 0 5 0 7 0 8 और 9 बेटा, इसमें देखना कौन सबसे मैक्सिमम बार आया वही आपका बहुलक होगा। इसको सॉल्व कर लेना है, रूट पूछा हुआ है बेटा, रूट यानी 5, √5 होगा और 7 यहाँ से बाहर निकलेगा, 7 × 5 = 35, √5 हो जाएगा इसका आंसर। इसको बताना, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई, किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, आयत का प्रत्येक कोण संलग्न भुजा वाला जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। किसी चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं भाई, याद रख लेना। वर्ग क्या है, वर्ग एक आयत है, वर्ग एक आयत है जिसका 2 क्रमागत, हाँ भाई गलत लिख दिया है, वर्ग क्या है, तो वर्ग एक आयत है, मान लो आयत भी मान लेते हो आप, 2 क्रमागत भुजाएं भाई, अगर पूछता आयत क्या है तब मैं बताता कि उसकी 2 समांतर भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है वर्ग क्या है, तो बता देना वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सारे के सारे संलग्न कोण जो होते हैं बराबर मतलब 90 डिग्री के होते हैं, यह बता देना, और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, बस इतना लिख देना। वृत्त की जीवा क्या है, वृत्त की जीवा एक ऐसा वृत्त पर खींचा गया लाइन है जो कि वृत्त के किसी वृत्त के परिधि पर किसी भी 2 बिंदु को छूती हुई जाती है, समझ गए ना, बस ये लिख देना। जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जो कि दोनों सीमांत पर बिंदु वृत्त पर स्थित है, यह चीजें समझ लो, या फिर मैंने जो बताया वह साधारण सिंपल एंड मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में बताया आपको कि जीवा किसी भी वृत्त का वह लाइन है जो वृत्त के परिधि के 2 बिंदु को छूती है, बस इतना लिख देना मेरे लाल। अब देखिए दिया है एक 2.1 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है वृत्त का, तो क्षेत्रफल बता दो, बताओ नहीं बता दोगे मेरे लाल, 2.1 दिया है आपको त्रिज्या, तो पूछ रहा है एरिया बता दो वृत्त का, बताओ वृत्त का एरिया क्या होता है मेरे लाल, एरिया क्या होता है, πr² होता है ना, तो r की वैल्यू तो दिया है, रख देना, वहां पर नहीं आ जाएगा आंसर, बताओ इतना छोटा छोटा सा क्या करोगे अब आप करके, आपको तो अब धुरंधर बना दिया गया बेटा। वृत्त की परिधि का सूत्र बता दो, वृत्त की परिधि के सूत्र क्या होता है, 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या, यही तो होता है भाई। वृत्त के व्यास का सूत्र बता दो, वृत्त के व्यास का सूत्र होता है d = 2 गुणे त्रिज्या, बता दोगे ना। युगपत समीकरण किन्हें कहते हैं भाई, युगपत समीकरण मतलब 2 अज्ञात चर वाले समीकरण होते हैं, है ना, समझ गए नहीं, बस इसे युगपत समीकरण कहते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बता दो, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है भाई, हमने बताया था ना भाई, πr²h यह बेलन का आयतन होता है, अब इसी का 1/3 कर देते हैं, πr²h, बस ये हो जाता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, बस ये लिख देना है बेटा। अब दिया है बहुलक बता दो, अगला प्रश्न देखो फिर से आ गया बहुलक वाला, 12 12, यह सब के सब अति लघुत्तरी के प्रश्न है भाई, 13 12 10, बता दो इसमें बहुलक क्या है, नहीं बता दोगे, बताओ मेरे लाल। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए, देखिए फिर से आ गया बहुलक पूछ रहा है, कितनी बहुलक दे दिया, 13 14, बस प्रैक्टिस कर लेना, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना, आपका एक तीर से 3 निशाना लगाओगे मेरे लाल, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर भी आएगा, डीएलएड में भी, यूपी टेट में भी, और आपको सीटेट नहीं मतलब कि सुपर टेट के लिए भी तैयार हो रहे हो आप, मुझसे अगर पढ़ रहे हो तो, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न करा रहा हूँ, देखो एक भी प्रश्न मैं नहीं छोड़ूंगा, 12 कुछ होमवर्क दूंगा और कुछ बताऊंगा, 12 11 12 13 20 18 12 और 10 लिख लेना, बोला हूँ ना लिख लेना, और एक 12 और है, यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा ना, रुक जाना, 20 के बाद यहाँ नीचे लिख लेना, 20 के बाद 18 12 10 12 बेटा। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न क्या है, उसी में बहुलक बताना है, 19 25 36 38 20 18 38 18 38 3 38 3 38 22 और 38 फिर से बेटा, मैं देख लेता हूँ कटपिट तो नहीं रहा है,
अरे मेरे लाल कट तो गया है, लेकिन फिर से लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। मैं मेहनत करने से नहीं भागूंगा मेरे लाल, बस आप लोग क्या बाइक नहीं लगना चाहिए, है ना। आ जाओ, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर प्रश्न को, इसको इरेज कर दूँ, फिर प्रश्न को उतना छापते रहना आप, देखना। 19, 25, 36, 38, 38, 20, 18, 20, 18, 38, 38 बेटा, और 3, फिर 38, फिर उसके बाद 22, 38, 22 के बाद फिर एक 38। ये देख रहे हो, इसमें बहुलक बताना है आपको। यह प्रश्न भी लिख लीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुलक बताइएगा बेटा। बहुत आसान मत समझना प्रश्नों को, इतना समझ लीजिए। अगर प्रश्न को हलवा समझने लगे दिक्कत करेगा, वही हलवा वाला काट लेगा, समझ रहे हो ना। समझ रहे हो, जो आसान होता है, जो छोटा होता है ना, कहते नहीं है देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो ये चीजें दिमाग में रखना मेरे लाल। माध्यिका किसे कहते हैं बेटा, माध्यिका बता देना किसे कहते हैं। अब मैं बताऊंगा नहीं, माध्यिका किसे कहते हैं। माध्यिका निकालते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए होते हैं हमारे सामने, उसको मैं बड़े से छोटे क्रम में सजा लेता हूँ, सॉरी छोटे से बड़े क्रम में लगा लेता हूँ, यानी कि मतलब आरोही अवरोही में भाई मैं कंफ्यूज हो जाता है मुझे, तो मैं इंग्लिश में नाम याद रखता हूँ। अगर पेपर में आ भी जाता है तो आप लोग बोलोगे सर कैसे करोगे, फिर पेपर में इंग्लिश भी वर्ड होता है, तो उसको मैं क्लिक करके 1 मिनट के लिए उससे इंग्लिश में बदल लेता हूँ पहले, क्योंकि मैं बैंकिंग का भी एग्जाम दिया हूँ, तो वहाँ पे मात्र मतलब पॉइंट से छट जाता था, तो थोड़ा सा मेरा वीक है इंग्लिश वाला पोर्शन, तो उस वजह से मैं ग्रामेटिकली मेरा पोर्शन सही है, थोड़े से उसमें मतलब कि मैं पास तो हो जाता था इंग्लिश में, लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्कत किया, फिर से मैंने मतलब कि सिविल का ज्वाइन कर लिया, सिविल की तैयारी के लिए। तो ये चीज़ें आपको दिख रहा है ना, तो मतलब कि पहले मैं माध्यिका अगर पूछा जाए क्या होता है मीडियन, तो आप बताओगे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आंकड़े देखता हूँ, मतलब लिख देना, देखता हूँ भाई, लिख देना। आंकड़े को मैं छोटे से बड़े क्रम में सजाता हूँ, फिर उसके बाद सारे आंकड़ों को मैं देखता हूँ कि यह ऑड है कि इवन है, मतलब कि ऑड है या फिर सम है, सॉरी मतलब कि सम है कि विषम है। फिर उसके बाद देखने के बाद अगर सम रहता है तो फला फार्मूला लगाता हूँ, इस तरह से बता देना। फिर सारे आंकड़ों के बीच वाले भाग होते हैं, जो सभी आंकड़ों के बीच वाले को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं बेटा, समझ गए ना। आ जाओ बेटा, पूछा गया यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं। भाई 3 सिक्के फेंके जा रहे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 3 सिक्के फेंके जा रहे हैं, 2 पहलुओं का स्क्वायर मतलब क्यूब रूट निकाल देना। 4 सिक्के अगर फेंके जाते तो 2 पहलू के पावर में 4 लिख देना। पूछा जाता पूरा घटना 4, मतलब इतने घटना बनते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 घटना बनता। 2 सिक्के फेंके जा रहे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू, तो 2 सिक्के का मतलब पावर 2, 4 घटना बनेंगे बेटा। अगर यह छक्का होता, छक्का का मतलब मेरे लाल कि पासा समझना और कुछ मत समझना मेरे लाल, 6 का स्क्वायर है। अगर बोला जाता है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है और उसमें 6 फलक होते हैं, आपको पता है, तो 6 फलक यहाँ पे लिख दोगे, 6 लिखोगे, और 2 बार फेंका जाता है तो पावर 2, अगर 3 बार फेंका जाता है तो पावर, भाई ये पूछा जाएगा प्रश्न, निश्चित पूछा जाएगा। देखो पेन टपक गया, 3 यानी कि 6 का 16 36 बनेगा, 36 बनेगा बेटा, 2 होगा, अगर यह होगा तो 216 बनेगा, समझ रहे हो, 216 बार 216 घटनाक्रम बनेंगे, ठीक है ना। अब बताना सबसे छोटी पूर्ण सम प्राकृतिक संख्या का कौन सी है बेटा, सबसे छोटी पूर्ण सम प्राकृतिक संख्या 1 है। पूर्ण सम, अच्छा 1 मिनट, पूर्ण घन पूछा है, पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 है, सम पूछता तो सबसे छोटी 2 हो जाता मेरे लाल। आ जाइए नेक्स्ट, 27,000 पूर्ण घन संख्या है कि नहीं ये बताना है। 27,000 जो है ना पूर्ण घन संख्या है कि नहीं ये निकाल के बताना। पूर्ण है तो बताना क्या होगा राइट आंसर, नहीं पूर्ण है तो क्यों नहीं है भाई, पूर्ण है, हमको दिख रहा है पूर्ण है, इसका आंसर 30 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहलाती है बेटा, किसी भी अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों में जोड़े बनाने के बाद कोई अभाज्य गुणनखंड न रहे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। भाई जोड़े बना लो, जैसे कि 2 गुणे 2 4 हो गया, अब उसके बाद अगर उसी में रहता 2 गुणे 2 गुणे 2 तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता, जोड़े में बन जाना चाहिए बेटा। 289 का वर्गमूल ज्ञात करिए, 289 का वर्गमूल ज्ञात करिए, 289 का वर्गमूल ज्ञात करिए मेरे लाल, बताना देख लूँ कितना है। भाई खत्म, आती लघुत्री भी खत्म, वाह मेरे लाल खत्म हो गया, बस खत्म है, बस खत्म है मेरे लाल। 14 गुणे 14 गुणे 14 है ना, 1 मिनट, अति लघुत्री तक मैंने खत्म कर लिया, मैं सोचा नहीं था खत्म कर लूँगा। 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 कितनी बार है भाई, 3 3 6 बार है, तो 4 5 1 6 बार। इसका आंसर बता दो भाई, इसका आंसर बताओ घात के रूप में, इसे घात के रूप में व्यक्त करना है, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 14 के पावर में 6 मेरे लाल, यह इसका आंसर होगा। बोला गया 125 को आधार 5 के घाती संकेतन के रूप में लिखिए। 125 को ना 5 को आधार मानकर घाती संकेतन के रूप में, भाई इसका मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार होता है, मतलब 5 के पावर में 3 होगा मेरे लाल, ठीक है।
हाँ, एक क्वेश्चन दिया है भैया, 5 के पावर 3 प्लस 5 का स्क्वायर का आंसर बता दो। 5 के पावर 3 का मतलब 125 हो गया, 5 के स्क्वायर का मतलब 25 हो गया, जोड़ लो 150 हो गया। ठीक है मेरे लाल, चलो बस। कड़ी संख्या किससे कहते हैं भाई, ये सब तो मैंने बेसिक में करा दिया है। अब यहाँ से शुरू हुआ आपका दीर्घ उत्तरी। दीर्घ उत्तरी में भी भाई हम लोग देखिए कितने पेज तक कर लिए हम लोग, मतलब कि दीर्घ उत्तरी अगर 64 माइनस 46 कर लो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको मैं दीर्घ उत्तरी वाला एक में करा देता हूँ ना। इतना पहले आप लोग करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करिएगा वीडियो को, दबाकर शेयर करेंगे मेरे मित्र। और मैं भी यह गुजारिश भी करूँगा आपसे कि आप सुबह वाला और एक शाम को सीटेट का क्लास आता है 6 बजे, उसे दोनों को फॉलो करिए। नमस्कार।